अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साबिर रियाज एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर। आज हमारी लास्ट मिनट सीरीज का ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो लेक्चर को आराम से देखो, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, इतना इनफ है इस चैप्टर के लिए। एडेंडम के साथ है, एडेंडम नहीं होता तो आई गेस यही कुछ 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे के आसपास लेक्चर हो जाता। तो पूरा देखो 1.5 स्पीड या 1.25, जिसमें कंफर्टेबल हो वो देख लो एंड एंजॉय द लेक्चर। नोट्स की टेंशन मत लो, और जो भी डाउट हो वो लिखो, और लास्ट में मुझे या डीएम करो, कुछ करो, कमेंट एनीथिंग एल्स एंड सब्सक्राइब द रेड बटन, और अपने हेयर्स एंड डेयर्स के साथ शेयर करो ये लेक्चर, क्योंकि उनके काम भी आएगा। ओके, थैंक यू। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो वीडियो देखो, लास्ट में थैंक यू कहते हैं। तो क्या हुआ, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उनका नाम था फेडरिक सोरियो सॉरी, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ऐसे आप याद रखना। फिर फेडरिक सोरियो नाम का एक पेंटर था, आर्टिस्ट था। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। और ये उन्होंने कब बनाई थी? 1848 में, जो मैंने पहले कहा। इस पेंटिंग में उन्होंने एक यूटोपियन कंसेप्ट दिया था। क्या है यूटोपिया? शायद इस साल का मतलब एक मार्कर मत बन सकता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन, आई डोंट नो, बन मत सकता है। तो क्या है यूटोपिया? यूटोपिया यानी कि ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है, ये एक ऐसी आइडियल थिंकिंग होती है जो बोलते टाइम बहुत ही क्या टफ लगती है। देखो कैसे, समझाता हूँ। अगर अगर देखो, मैं अभी यूट्यूब चैनल अभी खोल के बैठा हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं मेरे एक साल में 1 मिलियन या 100 के होंगे, मतलब काफी टफ होगा मेरे लिए, मतलब अभी के लिए बहुत टफ है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, मतलब बोलने के टाइम पे ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो इस आइडिया को कहते हैं यूटोपियन विजन क्या होता है? ये एक ऐसा आइडिया होता है जो इतना आइडियलिस्टिक होता है, जो इतना वो ना सोफेस्टिकेटेड होता है, जो इतना अच्छा आइडिया, जो इतना एक टाइप का इम्पॉसिबल आइडिया होता है, जो बोलने के टाइम पे काफी टफ होता है, काफी टफ लगता है। जैसे मैंने कहा, अभी के लिए मतलब ये काफी टफ है मेरे लिए 100 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना, लेकिन मे भी हो सकते हैं और मे भी नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए ये एक इम्पॉसिबल सा थॉट है, या इसके बरक्स अब हम एक इम्पॉसिबल फीट को ही ले लेते हैं। लाइक मैं कहूंगा कि मेरे 500 मिलियन होंगे, मतलब वो तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। या मैं कहूंगा कि मेरे 1 बिलियन होने चाहिए, वो मैं ये बोलने के लिए कह रहा हूँ बस, मतलब ये काफी काफी क्या, ये इम्पॉसिबल ही है। तो ऐसे थॉट को हम क्या कहते हैं? यूटोपिया। अब फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया था? फ्रेडरिक सोरियो ने इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इसमें क्या था? इसमें हम देखेंगे क्या था। इसमें पहले क्या था? इसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। क्या थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसमें एक वुमेन थी, उसका नाम था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि एक मूर्ति थी, उसका नाम था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या डिनोट कर रही थी? ये डिनोट कर रही थी लिबर्टी को, आजादी को, फ्रेटर्निटी को, इस सब को, ये यानी कि आजादी को डिनोट कौन कर रही थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने माना कि यहां पे थी क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसको दो कंट्रीज ने क्रॉस किया था। कब की बात है? 1848 की। इसको दो कंट्रीज ने क्रॉस किया था, एक है अमेरिका और है स्विट्जरलैंड। अमेरिका और स्विट्जरलैंड, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है वो इस टाइम पे आजाद हो चुके थे। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, वो एक फीमेल ही क्यों थी? क्योंकि फ्रेंच पीपल जो थे, यानी कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, और जो फ्रेंच पीपल थे, ये लिबर्टी को एज विमेन, एज मतलब क्या, वो एक लिबर्टी को, आजादी को, वो एक फीमेल फिगर की तरह समझते थे। वो एक उसको फीमेल फिगर की तरह समझते थे। जैसे यहाँ पे भारत माता तो कोई आदमी नहीं है ना, मतलब हाँ, ये एक कंसेप्ट है ना, आइडियलिस्ट कंसेप्ट है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। कौन? भारत माता, यानी कि एक ख्याली कंसेप्ट है। तो लेकिन भारत माता कौन है? फिर भी ये एक वुमेन है। वैसे ही वहां पे लिबर्टी वुमेन ही शो करती थी, यानी कि लिबर्टी के लिए किसको रखते थे? लिबर्टी अगर शो करनी हो तो उसके लिए वुमेन को रखते थे, और अगर बहादुरी दिखानी हो, बहादुरी के लिए किसको हम रखते हैं? बहादुरी के लिए हम आदमी को रखते हैं, इनोसेंस के लिए बच्चों को या बूढ़ों को। तो हम कहाँ पे थे अभी? हाँ, तो दो कंट्रीज ने क्रॉस किया था इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। सॉरी, दो कंट्रीज ने क्रॉस किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। वो दो कंट्रीज कौन थी? एक तो थी यूएसए, और दूसरी थी स्विट्जरलैंड। यूएसए और स्विट्जरलैंड। उसके बाद था फ्रांस।
उसके बाद था फ्रांस। अब हमें कैसे पता लगा कि वो फ्रांस था? क्योंकि वहां पे कुछ लोग चल रहे थे, वहां पे कुछ लोग चल रहे थे, उनके हाथ में झंडे थे। क्या थे? झंडे थे। पहले पहले पहला जो बंदा गया था, पहला बंदा जिसने क्रॉस की थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके हाथ में था, क्या था? यूएसए का झंडा। उसके बाद स्विट्जरलैंड का झंडा। और फिर क्या था? फिर था फ्रांस का झंडा। और फ्रांस के झंडे में 3 कलर्स है। देखो, जो फुटबॉल फुटबॉल देखते होंगे, यानी कि जो फुटबॉल को फॉलो करते होंगे, उनको अच्छा कंसेप्ट होगा कि जो फ्रांस का फ्लैग है उसमें 3 कलर्स हैं। या किलियन एम्बापे यानी कि प्लेयर है ना उनका, फ्रांस का, तो उनके सॉक्स में 3 कलर्स होते हैं, या उनकी जो जर्सी होती है, एक तो ब्लू, व्हाइट और रेड। ब्लू, व्हाइट, रेड, यानी कि फ्रेंच फ्लैग का कलर क्या था? ब्लू, व्हाइट, रेड। और उसके बाद है जर्मन पीपल, या यहाँ पे लिख के है जर्मन पीपल। और वैसे यहाँ पे मतलब याद तो नहीं है मुझे कि कौन कौन थे, हाँ मतलब ऐसा तो याद है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी में मुझे खुद भी लर्न नहीं है। हाँ फिर भी आप सुन लो। जर्मन, उसके बाद थे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लोग। फिर थे सिसिलीज। अब ये सिसिलीज कहाँ है? देखो, ऑस्ट्रिया तो तुम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में है। अब ये सिसिलीज कहाँ है? सिसिली या लोम्बार्डे, ये दोनों आज मॉडर्न डे इटली का पार्ट है। कहाँ का? मॉडर्न डे इटली का एक पार्ट है। उसके बाद था पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। ये कंट्रीज थी जो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे थी, और ये कंट्रीज चल रहे थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। मतलब क्या था इसका मतलब ये आजादी की राह पे चल पड़े थे। देखो सिंपल सी बात है। अब ये यूटोपिया कैसे हुआ? आजादी उस टाइम पे सोचना, ये बहुत ही टफ कंसेप्ट था, ये बहुत ही मुश्किल कंसेप्ट था, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजाओं की हुकूमत थी पूरे फ्रांस पे, सॉरी सॉरी, पूरे दुनिया पे, स्पेशली पूरे यूरोप पे। और हम अभी पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पूरे यूरोप पे वो ना मोनार्की का साया मंडरा नहीं रहा था, मतलब उस पर छाया हुआ था साया। किसका? मोनार्की का। तो उस टाइम पे ये सोचना कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग फ्री होंगे, ये उस टाइम पे टफ था। और ये कंट्री जो थी ये इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रही थी। सिंपल सी बात है, चल किस पे रहे होंगे? हवा में तो नहीं, जमीन पे। और जमीन पे यानी कि फोर ग्राउंड में कुछ ढांचे, हड्डियों के ढांचे, यानी कि क्या कहते हैं उनको, रिमेन्स, यानी कि जो राजा महाराजाओं के स्कल्स है, यानी कि कंकल, यानी कि उनका वजूद जो है वो किस पे पड़ा हुआ था? वो पड़ा था जमीन पे। यानी कि उनकी बॉडीज जब डिकम्पोज हो जाती है, फिर उनमें वो ना सिकेल्टन से रह जाता है। वो सिकेल्टन यानी कि उनकी हड्डियां, उनके ढांचे, वो कहाँ पे पड़े हुए थे? वो पड़े हुए थे ग्राउंड पे। और वो दर्शा रहा था कि कभी ना कभी ये राजा महाराजाओं का घमंड जो है, यानी कि ये कभी चूर होंगे और ये इसी जमीन पे लिपटे होंगे। और ऊपर से जीसस और एंजल्स जो है वो इनको आशीर्वाद दे रहे थे इन लोगों को कि हाँ आप चलो, अब आजादी की राह पे आगे बढ़ो। और वो क्या डिनोट कर रहे थे जीसस और एंजल्स? वो डिनोट कर रहे थे फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड को। फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है ब्रदरहुड। समझते हैं इस पहले कंसेप्ट को। देखो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 6 मिनट 7 मिनट हो गए हैं अभी, और पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि ये तो तुम्हें फोकस से पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो हम कहाँ पे थे? हम थे इस पे, मिस्टर फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग पे। 1848 में उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें ये कंट्रीज एक साथ चल रही थी एक लाइन में। और वो दो कंट्रीज ने क्रॉस किया था किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, और बाकी पीछे कंट्रीज थी। और लाइक क्या थी? फ्रांस थी, जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, सिसिलीज थी, लोम्बार्डी थी। उसके बाद क्या था? पोलैंड, हंगरी और फिर रशिया। यही कंट्री चल रही थी एक लाइन में, ये कंट्री चल रही थी लाइन में। और फिर क्या, मतलब ये उस टाइम पे एक यूटोपियन विजन की तरह देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी राजाओं के चंगुल से बाहर निकला जा सकता है। अब यहाँ पे है अर्नेस्ट रेनन का कंसेप्ट। अर्नेस्ट रेनन का मतलब उन्होंने 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन, SOBORNE ऐसे कुछ है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन में 1882 में एक स्पीच दी थी। और स्पीच का नाम क्या था? व्हाट्स अ नेशन ना, मतलब उसका कैस्ते कैने नेशन, कैस्ते कैने नेशन, यानी कि फ्रेंच में इसको कहते हैं कैस्ते कैने नेशन, यानी कि इंग्लिश में व्हाट इज अ नेशन। उन्होंने एक स्पीच दी, स्पीच का नाम क्या था? व्हाट इज अ नेशन। मैं क्रक्स में समझाऊंगा, मैं एक सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि 1 मिनट सीरीज, सॉरी लास्ट मिनट सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पे, तो मैं समझाऊंगा कि ये क्या था बेसिकली, क्या कहते हैं इसे, ये ना मतलब इनकी स्पीच क्या थी? ये कह रहे थे कि जो एक नेशन है ना, ये बस बाउंड्री से नहीं बनता, ये बस मतलब क्या दीवारों से नहीं बनता, ये बस आर्मी से नहीं बनता, ये बनता है लोगों से, ये बनता है एक फीलिंग से। क्या बनता है? ये एक फीलिंग से बनता है। ये बनता है जब हम सारे लोग बस कुछ कॉमन हीरोज में प्राइड ले। समझो इस बात को।
जैसे मैं किसकी एग्जांपल दूँ, मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ तो मसला हो जाएगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो, वो तो हम एक मतलब बॉन्ड की तरफ, मतलब क्या, अगर हम सारे कश्मीरी एक साथ मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हम अगर एक साथ मिलेंगे, हम वो हमारे लिए एक हीरो की तरह है। क्या है वो हमारे लिए एक हीरो की तरह है, वो हमारे एक सूफी सेंट थे। यानी कि हम वहां पे क्या ना, मतलब हम इतना यूनिफाइड बॉन्ड वहां पे शेयर करते हैं, मतलब वहां पे, मतलब उनको, उनकी याद में हम एक यूनिफाइड बॉन्ड शेयर करते हैं, और इसी फीलिंग से एक नेशन बनता है। लेट से कैसे, अगर फॉर एग्जांपल कोई फैन होगा बाबर आजम का, विराट कोहली का, ये अगर इनके फैंस होंगे, तो अगर ये एक साथ, क्या मतलब अगर एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स है और 90 के 90 सारे, मतलब वो किसी बॉन्ड से नहीं मिले हैं, मतलब उन, मतलब क्या, वो कैसे मिले हैं, वो बस एक चीज से मिले हैं कि बाबर आजम उन सबका फेवरेट है या विराट कोहली उन सबका फेवरेट है, तो ये इस बॉन्ड से मिले हैं, ये इस बॉन्ड से मिले हैं। तो यही कह रहे थे एर्नेस्ट रनन साहब ने क्या कहा था, एक नेशन बनता है जब हम कॉमन हीरोज को सेलिब्रेट करें, जब उनकी याद में हम क्या एक मोहब्बत सी रखें। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कही कि एक नेशन बनता है जब मतलब क्या, ये एक डेली प्लेबिसाइड की तरह होता है, एक नेशन का वजूद एक डेली प्लेबिसाइड की तरह होता है। मतलब क्या है इस डेली प्लेबिसाइड का, प्लेबिसाइड एक ऐसा वोटिंग सिस्टम होता है, प्लेबिसाइड एक ऐसा वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक यस नो कंडीशन होती है। क्या होती है यस नो कंडीशन, यहाँ मतलब एक एग्जिस्टेंस जो होती है नेशन की ना, नेशन का वजूद किस पे होता है, जब उसके साथ लोग मिलना चाहे या ना। अगर मतलब रोज रोज एक डेली प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब रोज नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है रोज। इस रोज का मतलब क्या होगा, इस रोज का मतलब होगा साल 10 साल बाद, कि लोगों से पूछो आप क्या आप इस पार्ट में रहना चाहते हो, अगर वो कह रहे हैं हाँ हमें इस कंट्री में रहना है, तो ये सिर्फ उस टाइम एक कंट्री नहीं, ये उस टाइम एक नेशन बनता है। क्या बनता है, एक नेशन बनता है। और अगर ये लोग कहते हैं कि हम, मतलब अगर आपने आज एक रेफरेंडम किया, यानी कि आप आज आपने वोटिंग की, आज आपने वोटिंग की और बोला लोगों आप हमारे साथ रहना चाहते हो इस कंट्री में, अगर लोगों ने कहा नहीं, तो फिर आप उनको कितना भी फोर्स करो, वो इस नेशन का पार्ट नहीं होते, वो इस नेशन का पार्ट नहीं होते। ये किन्होंने कहा, अर्नेस्ट रनन साहब ने। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं पहले पार्ट पे, यानी कि चैप्टर के बहुत पहले पार्ट पे। वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो पूरी हिस्ट्री में, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट खुद हिस्ट्री है। मतलब जितनी भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही इवेंट, पता है क्या है, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ट्रेडमार्क, सॉरी, एक माइलस्टोन की तरह है। क्या है, एक माइलस्टोन की तरह, वो एक बेंचमार्क की तरह है। क्योंकि इससे पहले क्या था, 1789 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि महाराजाओं के खिलाफ जा सकते हैं, राजाओं के खिलाफ जा सकते हैं, ये मतलब जहनो गुमान में ही नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फ्रेंच आर्मीज ने, सॉरी सॉरी सॉरी, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, कब, 1789 में, 5 मई 1789 को आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में, और 1799 को ये खत्म हुआ। यानी कि 10 साल तक फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा। अगर फ्री हो, देखो जो मेरा भाई अभी 9th में, सॉरी 10th में अभी ही प्रमोट हुआ है, मैं एक आपको एक सीरीज नहीं एक मूवी रिकमेंड करूंगा। कुछ नाम था उसका, नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट ही उसका नाम, वो आप देखना, या आप एक सीरीज देखना, ला रेवोल्यूशनर कि कुछ नाम है उसका, वो आप देख लेना। अच्छी एक, मतलब वो आपको एक इंसाइट देगी कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही एक मजेदार किस्सा है इस हिस्ट्री का। लेकिन अब जो अभी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, अभी इसी पे फोकस करो, कोई जरूरत नहीं है मूवी देखने की। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था हिस्ट्री में। अब हम समझते हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म कैसे आया था। नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें लोग यूनिफाइड फील करते हैं। क्या, यूनिफाइड फील करते हैं। अब नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में क्या फर्क है, चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं। नेशनलिज्म समझो, लोगों का मिलना एक साथ, लोगों का मिलना एक साथ, इसे हम कहते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। क्या, राष्ट्रवाद। जब लोग एक साथ मिले और एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करें, उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे बेस बनी इस नेशनलिज्म की, इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब आप सबको पता भी होगा, मैं फिर भी रखूंगा ये सामने ताकि कुछ गलत ना हो। देखो क्या हुआ पहले, ला पैतरी और ला सितोयन, मतलब थक गए हो गए आप भी ये सुनते सुनते, ला पैतरी ला सितोयन, लेकिन मैं भी थक गया हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन चलो पढ़ना है हमें। ला पैतरी और ला सितेयोन के कंसेप्ट को एम्फेसाइज किया गया, यानी कि ये कंसेप्ट दिए गए इसलिए ताकि लोग जो है वो यूनिफाइड फील करें। क्या, वो यूनिफाइड फील करें। इससे क्या होगा, ला पैतरी मतलब फादरलैंड, और ला सितोयन मतलब
लेस्तियोन मतलब द सिटीजन। जैसे यहाँ पे कहते हैं भारत के नागरिक, या हम कहते हैं कश्मीर में कुछ थी वो टर्म, कश्मीरियत। जैसे कश्मीरियत टर्म है, इस कश्मीरियत को सुन के आपके दिल में क्या आता है? आपके दिल में एक मोहब्बत आती है कश्मीर के लिए, और आपको ये लगता है कि हम सब कश्मीरी एक एक बराबर है, हम सब कश्मीरी एक बराबर है, ना हम में कोई बड़ा है ना छोटा है, ना मतलब कोई कास्टिज्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको लगता है कि हम सेम है। तो वैसा ही कंसेप्ट कैसे पैदा किया गया? ला पैथरी और ला सितोयन का कंसेप्ट देके, ला पैथरी और ला सितोयन का कंसेप्ट देके एक ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में। पहला पॉइंट याद रखा, ला पैथरी और ला सितोयन का कंसेप्ट दिया गया ताकि लोग जो है उनको लगे कि हम एक ऐसी कंट्री में है जहां पे इक्वल राइट्स अवेलेबल है। दूसरा, ट्राई कलर, एक 3 कलर वाला फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। उस फ्लैग के कितने कलर थे? 3, ब्लू व्हाइट और रेड, ब्लू व्हाइट और रेड। हाँ, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया किसकी जगह पर? रॉयल ओल्ड स्टैंडर्ड, रॉयल ओल्ड स्टैंडर्ड। पता है ना सबको, ये ना क्या कहते हैं इसको, इस फ्रांस में क्या किसकी हुकूमत थी 1789 से पहले, जिसको हम ओल्ड रेजीम कहते हैं? किसकी हुकूमत थी? बर्बन डायनास्टी की। और बर्बन डायनास्टी का उस टाइम पे रूलर कौन था? लुइस 16। यानी कि उनका जो फ्लैग था ना, उसे हम कहते थे रॉयल ओल्ड स्टैंडर्ड, रॉयल ओल्ड स्टैंडर्ड। उसके बदले अब किसको रखा गया नया फ्लैग? ट्राई कलर, ब्लू व्हाइट रेड ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया गया। और उससे भी क्या, वो बताया उन 3 कलर्स का मतलब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने खुद रिसर्च नहीं किया है अभी के लिए, पढ़ा है मैंने, लेकिन वो 3 कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। आई डोंट नो, अगर गलत हूं मैं यहाँ पे तो कमेंट्स में लिखो। आई डोंट नो, मतलब मुझे श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ है। वो 3 कलर जो है उनकी ये मीनिंग है शायद, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फिर भी आप देख लेना, और अगर मैं गलत हूं इस पॉइंट को देख लो, मैंने यही से कहा, शायद अगर गलत हूं तो देख लेना। हाँ, और तीसरा क्या था वहां पे? ईस्ट जनरल, ईस्ट जनरल जो है उसका नाम, मतलब वो क्या थे? वो एक एक्टिव सिटीजन, मतलब वो एक ग्रुप था एक्टिव सिटीजन्स का। क्या है एक्टिव सिटीजन्स? अब मैं अगर फिर से 9th में जाऊं तो टाइम लगेगा। सिंपली याद रखो, ईस्ट जनरल का नाम अब बदला गया नेशनल असेंबली। मतलब उसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ईस्ट जनरल वॉज रीनेम्ड इनटू नेशनल असेंबली। फोर्थ पॉइंट, नए हिम्स, ओथ्स, मतलब क्या? नए हिम्स यानी कि नए सॉन्ग्स बनाए गए नेशन की याद में, नए कस्में खाई गई नेशन के याद में। मार्टर्स, मार्थर्स, MARTYRS, मार्टर्स यानी कि शहीदों की शपथ, शहीदों को कमेमोरेट किया, उनकी याद, मतलब क्या, उनको याद किया गया नेशन के नाम पे, उनको याद किया गया नेशन के नाम पे। देखो इससे क्या हो रहा है, एक नेशनल फीलिंग आ रही है, सबको लग रहा है कि फ्रांस समथिंग, फ्रांस कुछ है, मतलब एक यूनिफाइड बॉन्ड है हमारा, वो है फ्रांस, ऐसा लोगों को लग रहा था। इसलिए मैंने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। एक और पार्ट, और फ्रांस में क्या किया गया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया गया, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यानी कि क्या हुआ इसमें? इसमें यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए हर किसी सिटीजन के लिए। यानी कि अगर मेरे लिए कोई क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है, वो मेरे दोस्त के लिए भी होगा। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता मैं कोई जुर्म करूं, मुझे भी वही सजा होगी और मेरे दोस्त को भी वही सजा होगी अगर हमारा क्राइम इक्वल होगा। तो ये भी फ्रांस में क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि जो, मतलब फ्रांस में क्या था उससे पहले मैंने कहा ना कि टुकड़ों में बटा हुआ था फ्रांस। वहां पे क्या था? उनके अपनी अपनी डायलेक्ट्स थे, लैंग्वेजेस थे। उन सब डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। फ्रेंच लैंग्वेज पेरिस में बोली जाती थी और इसको प्रमोट किया गया। अब देखो, अभी तक लोग जो है वो एक लैंग्वेज स्पीक कर रहे थे, दूसरी लैंग्वेज स्पीक कर रहे थे, तीसरी लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं, लेकिन अब सब एक ही लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं और वो है फ्रेंच, वो है फ्रेंच। एक और पार्ट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी और उनको अबॉलिश किया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट अडॉप्ट किया गया। यानी कि इससे पहले क्या था? अगर 1 किलो का वजन अनंतनाग में लेट से कुछ था, कुपवारा में वो नहीं था, कुपवारा में कुछ अलग था, श्रीनगर में कुछ अलग था, गांधरबल में कुछ अलग था। देखो, अगर कोई फिर से ये आउटसाइडर देख रहा है, कश्मीर के बाहर का बंदा, ये जो मैंने नाम लिए अनंतनाग, गांधरबल, श्रीनगर, कुपवारा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज कॉपरेट करना इनके साथ, या कभी कभार मैं लूंगा बाहर का भी नाम। तो क्या था? यानी कि अभी तक जो था इसका हाल किसका किसका स्पेन, ये ना फ्रांस का, यानी कि एक जगह अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट था, अब दूसरी जगह दूसरा था। तो इस सब को यूनिफॉर्म रखा गया, इस सब को यूनिफॉर्म रखा गया। आपको क्या लगता है इन स्टेप से क्या फायदा है?
मे बी इस साल, मतलब मुझे सॉरी मैं क्या हर बात पे कह रहा हूँ मे बी इस साल कुछ ना है, मैं कह रहा हूँ कि शायद ये इस क्वेश्चन में अच्छा पोटेंशियल है कि ये क्वेश्चन मत आ सकता है, सीरियसली कह रहा हूँ। लेकिन एक मतलब ये पॉइंट आप खुद ऐड कर लेना, ये मैं एडवाइस मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि क्या आप लिखना वहाँ पे जो ये स्टेप्स लिए गए, इनसे हमें क्या समझ आया कि जो ये फ्रांस था वो यूनिफाई होने लगा था, वो यूनिफाई होने लगा था, और नेशनलिज्म की बेस यही इवेंट बना, नेशनलिज्म की बेस यही इवेंट बना। 1797 में क्या हुआ, 1797 में वहां पे फ्रांस में क्या हुआ, एक बंदा था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट ये था। उसने क्या किया, वो बहुत ही ज्यादा फेमस बन रहा था, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे ये वीडियो जो है ध्रुव राठी की, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स, देख लो, काफी अच्छे से समझाया है नेपोलियन बोनापार्ट को। लेकिन कौन देखेंगे, जिनका अभी एग्जाम है वो नहीं, जो अभी ही 10th में प्रमोट हुए हैं वो देखो, बाकी कोई नहीं, या जिसका जो वेला पड़ा है, जिसके पास टाइम बहुत है वो देखो। हाँ तो क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज्यादा फेमस बन रहा था, कहाँ पे, फ्रांस में, वो बहुत ही ज्यादा फेमस बन रहा था। 1797 में उसने एक सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट की, उसने एक जंग स्टार्ट किया, उस जंग के मतलब एक नहीं बहुत सारे जंग स्टार्ट किए, और उन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियनिक वॉर्स वो लड़ाइयाँ थी जो नेपोलियन ने स्टार्ट किए कब, 1797 में। इसमें क्या था, जो नेपोलियन की आर्मी थी वो कुछ कंट्रीज में एंटर हुई, लाइक यहाँ पे लिखा है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड पता है वो कंट्री है, ये जैसे अफगानिस्तान को कॉन्क्योर करना लॉन्ग टाइम के लिए काफी मुश्किल है, वैसे ही स्विट्जरलैंड को भी कॉन्क्योर करना बहुत ही टफ है। आपको पता होगा, देखो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ पे हुआ, यूरोप में, क्या स्विट्जरलैंड का नाम पड़ा, आई नो उसका उसका कुछ कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो यूजुअली आप जो भी आप अच्छा हिस्टोरियन पढ़ोगे वो कहेगा कि स्विट्जरलैंड जो था वो न्यूट्रल रहा, और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी वो न्यूट्रल रहा। इसके कुछ काफी रीजन है, इसकी डेमोग्राफिक या बाकी, बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ इसमें क्या, जब ये 1797 में नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हुए, जो नेपोलियन की आर्मी थी वो अब कहाँ पे जाने लगी, वो अब इन्हीं स्टेट्स में जाने लगी, हॉलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम तो पड़ा है ना पावर शेयरिंग में, हॉलैंड, हॉलैंड पता है क्या है, हॉलैंड पार्ट है नेदरलैंड्स का, हॉलैंड पार्ट है नेदरलैंड्स का, यस, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पे गए कौन, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, ये पहुंचे कहाँ, ये इन कंट्रीज में। क्यों क्यों ये अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे और जा रहे थे वहां, देखो इनका कहना था कि रब ने, यानी कि खुदा ने, यानी कि उनके गॉड ने उनको बाहर निकाला वहां से, और उनको ये कहा कि आप जो हो, आप अब बाकियों को भी आजाद करो, यानी कि फ्रांस जो है वो आजाद हो गया था। अब उसका उनका क्या मानना था, अब हम जो आजाद हो गए हैं, अब हमारा एक काम है कि हम बाकियों को भी आजाद करें, और इस आइडिया को कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, व्हाइट मैन्स बर्डन, व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन अगर एक्सप्लेन करने को कहा, व्हाइट मैन्स बर्डन क्या था, फ्रांस जब आजाद हुआ खुद, उनको क्या लगा, उनको लगा कि अब ये हमारा काम है कि हम बाकियों को भी आजाद करें, ये बेसिकली इसका आइडिया था। तो क्या हुआ, देखो पहले पहले नेपोलियन का स्वागत किया गया पूरे यूरोप में नेपोलियन का स्वागत किया गया क्यों, क्योंकि नेपोलियन ने वो रिफॉर्म्स लाए थे ना कि पूरा यूरोप उसका फैन बन गया था। देखो मैंने कहा ना पूरे यूरोप में क्या था, महाराजा राजाओं का इनका रूल था वहां पे, लेकिन नेपोलियन के आते क्या हुआ, नेपोलियन ने इस सब सिस्टम को रफा दफा कर दिया। और इवन दो नेपोलियन खुद भी फ्रांस का ये बना, आर्मी जनरल क्या कहते हैं उसको, डायरेक्टर ऑफ फ्रांस, यस, मोनार्क नहीं कह सकते, आई गेस वो बना था डायरेक्टर ऑफ फ्रांस, कुछ कहते हैं उसको, आई एम सॉरी आई कांट रिकॉल। 1804 में वो बना डैश ऑफ फ्रांस, आई सीरियसली डोंट नो। एनीवेज आपको अगर पता हो कि वो 1804 में क्या वो डायरेक्टर ऑफ फ्रांस बना या कुछ और बना, एनीवेज, तो जब फ्रांस में ये बना कौन, नेपोलियन, इसकी पावर इंक्रीज हुई, जब इसकी पावर इंक्रीज हुई, इसने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए कि लोग इसके फैन हो गए। 1804 में 1804 में लास्ट ईयर का शायद क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव आया था कि नेपोलियनिक कोड जो कि सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसके मतलब क्या, वो कब लागू हुआ था, 1804 में। हाँ तो क्या है यहाँ पे, जो ये नेपोलियनिक कोड था इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे। पहला कि जो भी प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होंगे वो खत्म होने चाहिए। एनी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ शुड बी अबॉलिश्ड, और इक्वालिटी बिफोर लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी सबको मिलनी चाहिए, यानी कि हर किसी को थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया गया। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक क्या मसला था कि सारा जो रूल कर रहा था ना वो बादशाह कर रहा था, उसका कैबिनेट कर रहा था, कैबिनेट वहां पे होगा नहीं लेकिन उसके यार दोस्त कर रहे थे। लेकिन अब कुछ और पर्सन है उनको पावर दी गई। लाइक मैं एग्जाम्पल दूंगा समझना। अब ये मत कहना कि यार आईएएस वहां पे कहाँ आया। तो जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये सरकार का काम आसान बनाते हैं, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाते हैं। वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी कुछ सिविल सर्वेंट्स को रखा गया होगा ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजी रही होगी। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मजा आता है इसको पढ़ने में। लेकिन ये हम पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे हम। आई एम देयर विद यू, पढ़ेंगे हम। लेकिन और हाँ, इस साल इस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, डार्क एजेस पे। वीडियो नहीं, इस पर एक सीरीज बनेगी। एनीवेज क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया और सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से पीजेंट्स को फ्री किया गया। अब ये सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज क्या है? देखो, सर्फडम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कुछ पीजेंट्स को काम करना होता था अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि पीजेंट्स को काम करना होता था और उनको फोर्स किया जाता था कि आप काम करो और आप रहो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर। और फ्यूडल लॉर्ड्स क्या है मैं नहीं कहूंगा, सीरियसली मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नाइन्थ की बात है। हाँ, नाइन्थ में शायद पढ़ाते भी नहीं, लेकिन कोई नहीं। आप अभी के लिए याद रखो कि ये ऐसा सिस्टम था जिसमें पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आप काम करो और रहो किन के अंडर, फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर। और मैनुअल ड्यूज, ये वो फीस होती थी जो फार्मर्स को पे करनी होती थी, नोबल्स को। वो फीस जो फार्मर्स पे करते थे नोबल्स को, क्यों करते थे पे, क्योंकि नोबल्स उनके लैंडलॉर्ड्स होते थे। और ये नोबल्स कौन है, फ्रेंच सोसाइटी में तीन एस्टेट्स थे, नोबेलिटी, क्लर्जी और पेजेंट्री। और उन्हीं नोबेलिटी में जो नोबल्स थे उनको वो थोड़ी सी फीस पे करते थे, कौन, यही फार्मर्स। और इसी इन्हीं मैनुअल ड्यूज और सर्वडम को किसने अबॉलिश किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। एक और पार्ट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया फ्रांस में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया फ्रांस में। ये किसके प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम सिविल कोड ऑफ 1804। और बिजनेसमैन, आर्टिजन्स, वर्कर्स और पेजेंट्स को ये नया फ्रीडम बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इसी के चलते, सॉरी इसी को नहीं, इसी के चलते क्या हुआ, लोगों ने स्वागत किया किसका, नेपोलियन का, पूरे यूरोप में। इसी वजह से नेपोलियन का पहले बड़े जोरों शोर से क्या हुआ, स्वागत हुआ पूरे यूरोप में। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो प्यार था ये नफरत में पैदा हो गई, बदल गई। ये जो प्यार था नेपोलियन के लिए, ये किस में बदल गई, नफरत में बदल गई। लेकिन इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है, लोग भले ही उनको ये, मतलब क्या, ये प्रिविलेजेस मिले, लेकिन उन्होंने अपनी आजादी खो दी थी। क्या, उन्होंने अपनी आजादी खो दी थी। अभी तक तो वो अपने मतलब क्या, एक बादशाह के अंडर थे, लेकिन वो बादशाह कहाँ का था, अपने ही मतलब एरिया का। समझो, अगर क्या हुआ, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ, फॉर एग्जाम्पल यार समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे, मैं उन पे थोड़ी सी, मतलब आई एम सॉरी, मैं उन पे एट्रोसिटीज कर रहा हूँ, लेट्स से एट्रोसिटीज मतलब थोड़ा सा जुल्म कर रहा हूँ। अब वो क्या, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहते, वो मुझसे नफरत करते हैं। अब कोई और बंदा आता है, वो उनके साथ मतलब वो उनके साथ ये जुल्म सितम नहीं करता, लेकिन उन पे वो दूसरे किस्म से क्या, उनकी आज़ादी को छीन लेता है। यानी कि आप वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। अभी तक तो मैं उनका अपना ही था, मतलब अपनी क्लास का था, मुझे तो वो झेल लेते, लेकिन वो दूसरा बंदा वहां से आके हम पे यहाँ पे रूल्स थोप रहा है। यही हुआ वहां पे, मतलब जहां जहां नेपोलियन गया, उन्होंने कहा यार अभी तक अपना ही राजा था, चलो जुल्म कर रहा था लेकिन अपना ही था एटलीस्ट। तो ये हुआ पहला फ्रांस में, मतलब फ्रांस में नहीं, ये हुआ इन कॉलोनीज में, जहां ये फ्रांस की फ्रेंच आर्मी गई थी, किसकी, नेपोलियन की। इसी वजह से नफरत हुई। पहला क्या, उनकी लिबर्टी को छीना गया। दूसरा, लोगों को लगा कि अब हम फ्रेंच के स्लेव बन गए हैं, अब हम फ्रेंच के गुलाम बन गए हैं। तीसरा, सेंसरशिप अपने अरूज पे पहुंच गई। अरूज मतलब वो अपने हाइट्स पे पहुंच गई। सेंसरशिप एक हाई लेवल पे पहुंच गई फ्रांस में। फ्रांस में नहीं, सेंसरशिप अपने पीक पे पहुंच गई इन्हीं प्लेसेस में जहां पे, जहां नेपोलियन गया था। मैं फ्रांस को बार बार कह रहा हूं क्योंकि अब फ्लो में जा रहा हूं, लेकिन क्या ये समझना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। सेंसरशिप कहां पे ये मतलब ज्यादा की गई, जहां जहां नेपोलियन गया। और एक और पॉइंट, उनका पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल ही ओवर कर दिया गया और वहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ाए गए। इसी वजह से क्या हुआ, नेपोलियन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे लोग। एक और पेंटिंग यहाँ पे है, लेट मी शो यू। एक और पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग क्या थी, हाँ, यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है कि द पेंटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ैब्रिकन
जर्मनी। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिखा रहे हैं ये पेंटर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, कार्ल कास्पर फ्रिट्ज, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पेंटिंग आ रही होगी, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं कि इवन दो, कोई बात नहीं, फ्रेंच जो मतलब ये एक तंज कर रहे हैं, ये एक सैटायरिकल वे में इनको एक क्या, हमें एक पैगाम देना चाहते हैं, हमें ये हमें समझा रहे हैं कि फ्रांस के जो ये लिबरेटर्स थे, यानी कि वो लोग जो आज़ादी का भाषण दे रहे थे, या एक्चुअली में असल में क्या थे, ये असली लिबरेटर्स नहीं थे आज़ादी के, बस ये नाम के लिबरेटर्स थे। और एक और फिगर यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 1813 में बैटल ऑफ लेप्जिग हुआ, 1813 में 13 में सॉरी 30 से नहीं, 1813 में बैटल ऑफ लेप्जिग हुआ, और ये बैटल नेपोलियन हार जाता है। और इसके बाद क्या, इसका ना नेपोलियन का एक डाउनफॉल सा आ गया था। और ये इसने क्यों हारा था, क्योंकि लोगों का ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लैक कर रहा था। ये हो गया हमारा पहला पार्ट क्लियर। देखो हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है यार, करना पड़ेगा भी के लिए कॉपरेट। देखो दूसरा पार्ट जो है वो है कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये तो था कि नेशनलिज्म का स्टार्ट, इसका राइज कैसे हुआ यूरोप में, राइज नहीं, ये मतलब आया कैसे नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, हमने वो पढ़ा। और अब ये कह रहा है कि नेशनलिज्म पूरे यूरोप में मतलब बना कैसे। बेसिकली ये अब हमारा दूसरा पार्ट है चैप्टर का। यहाँ पे एक बड़ा बड़ा सा मतलब क्या लिखा गया है पैराग्राफ, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं पूरा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तुम रिविजन कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है कि यूरोप के काफ़ी पार्ट्स थे, एल्पाइन रीजन्स, एल्पाइन रीजन में कौन कौन था, टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सडरलैंड, बोहेमिया, बोहेमिया सिंगर नहीं, बोहेमिया वहाँ की वहाँ का एक स्टेट है, या लोम्बार्डे, वेनेता। बेसिकली मैं इस पॉइंट को समझाना चाहूँगा, इस पॉइंट को मैं सिंपली इन शॉर्ट करूँगा इस पूरे पैराग्राफ को। अगर पढ़ना हो तो पैराग्राफ खुद पढ़ो, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि पढ़ लो, लेकिन अगर वो ना मतलब जैसा हमारा नाम ही है यहाँ पे लास्ट मिनट सीरीज, तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए इस मतलब इस पैराग्राफ को शॉर्ट करेंगे। इसका मकसद क्या है यहाँ पे कि यूरोप में जो लोग थे ना, वो किसी भी एंगल से एक दूसरे से मिलते नहीं थे, वो किसी भी एंगल से एक दूसरे से मिलते नहीं थे। लेट्स से बहुत ही अच्छी एग्जांपल आ रही है मेरे दिमाग में, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ फिर से यही एग्जांपल आ रही है। तो क्या है कि मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, चलो क्लास का मॉनिटर नहीं, मैं भी क्लास का एक स्टूडेंट ही हूँ, ये एग्जाम्पल आप यही चलाते हैं। मैं क्लास का एक स्टूडेंट हूँ और हमारा टीचर जो है वो क्लास का मतलब ये ना उसका वो क्लास का फॉर्म टीचर है, हमारा टीचर। वो टीचर क्या कर रहे हैं, हमारे टीचर मतलब वो हम पे रूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। मैं हूँ चाइना का, मेरा दोस्त है अमेरिका का, मेरा दूसरा दोस्त है यूरोप का, ऑस्ट्रिया का, दूसरा है लग्जमबर्ग का, तीसरा बेल्जियम का, दूसरा एक और चिली का, स्पेन का, पोर्चुगल का। मतलब हम किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, हम एक किसी भी एंगल से एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, लेकिन बस हमें एक चीज आपस में जोड़े रखी है, वो है कि हमारा टीचर एक ही है, हमारा टीचर एक ही है। वहां सेम केस कहाँ पे था, यूरोप में। सेम पे केस कहाँ पे था, यूरोप में। यूरोप में जो क्या थे, वहां पे लोग किसी भी एंगल से एक दूसरे के साथ ज्यादातर नहीं मिलते थे, बस उनको एक चीज आपस में मिला जोड़ के रखती थी, वो ये कि वो एक ही बादशाह के गुलाम है, वो एक ही बादशाह के गुलाम है। पॉलिटिकली और सोशली एक क्लास जो था वो ज्यादा ही डोमिनेंट था पूरे यूरोप में। डोमिनेंट मतलब उसका बड़ा ही रूप तोप था कहाँ पे, यूरोप में। वो क्या है, वो है एरिस्टोक्रेसी। क्या है, एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेट्स जो थे कि एक तरह से एक दूसरे से क्या मतलब बॉन्डेड थे, ये एक दूसरे से एक मतलब क्या वो बॉन्डेड थे, क्या थे, बॉन्डेड थे, मैं कैसे समझाऊं, वो एक दूसरे से मिले हुए थे, हाँ मिले हुए थे। मतलब वहां पे जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे ये मिले थे, मिले हुए थे। कैसे मिले हुए थे, पहला इनकी जमीन होती थी कंट्री साइड में। मतलब मैं हूं एक एरिस्टोक्रेट, मेरा दूसरा दोस्त है एरिस्टोक्रेट, तीसरा दोस्त है एरिस्टोक्रेट। अब हमें कौन सी चीज आपस में मिला रही है कि हम तीनों के क्या है, हम तीनों की जमीन है कहाँ पे, यहाँ पे कंट्री साइड में। दूसरा, हम जब भी मिलते हैं किसी कुछ बड़े बड़े फंक्शंस में, हम फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि वहां पे क्या था, ये एरिस्टोक्रेटिस जब भी किसी बड़ी सेरेमनीज पे मिलते थे, ये फ्रेंच का इस्तेमाल करते थे। और तीसरा क्या, मेरी शादी हुई है लेट्स से, मतलब मैं समझा रहा हूँ, मेरी शादी हुई है मेरे दोस्त के किसी रिलेटिव से, मतलब हमारी जो बिरादरी है इसी में हमारी मैरिजेस चल रही है। यानी कि जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे ये आपस में ही शादियां करते थे, ये आपस में ही शादियां करते थे। और इससे क्या हुआ, मतलब ये इनकी जो कास्ट थी, सो कॉल्ड हाई कास्ट, वो डाइल्यूट नहीं होती थी, वो डाइल्यूट नहीं होती थी। कुछ कास्ट वास्ट नहीं है, बस मतलब इनका ऐसे इनकी ऐसे मेंटालिटी थी बेसिकली। अब जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे ना, ये पूरे यूरोप में डोमिनेंट थे। क्या हुआ,
यूरोप के कुछ पार्ट्स कर देते हैं, यहाँ से वेस्ट, यहाँ से सेंट्रल और यहाँ से ईस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप है ना, यहाँ पे आई इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आई? इंडस्ट्रियलाइजेशन। कब आई? तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है, लेकिन पता भी होना चाहिए 1750s के आसपास यूरोप में क्या आई? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आई? इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन तब से क्या हुआ? तब से जो आम लोग थे, मतलब जो मिडिल क्लास था, नहीं नहीं, समझते हैं ऐसे, अभी तक पुअर क्लास था, गरीब थे, और थे एरिस्टोक्रेट्स। एक तो गरीब था, दूसरा था एरिस्टोक्रेट्स, गरीब और एरिस्टोक्रेट्स। अब क्या हुआ? अब कुछ लोग ऐसे आए, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफी फायदा उठाया और वो बहुत ज्यादा अमीर बन गए। लेकिन इतने ज्यादा अमीर नहीं कि वो इनसे मैच हो, लेकिन इतने ज्यादा गरीब भी नहीं कि वो इनसे मैच हो। और अब वो बीच की कैटेगरी में आ गए और उनका नाम है मिडिल क्लास, जो कि हम हैं। यानी कि हमारा जो भी मैक्सिमम भी देख रहे हैं, मैं खुद भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड का ही बंदा हूँ। हाँ, तो क्या है कि हम ये ना, क्या हुआ यहाँ पे यूरोप में, अब मिडिल क्लास लोग बने। मिडिल क्लास में एक ऐसा क्लास बना जो ना ज्यादा गरीब था ना ज्यादा अमीर था। कहाँ पे बना? यूरोप में, मिडिल क्लास। अब ये जो थे ना, इनमें कौन कौन ज्यादा लोग थे? मतलब कुछ एडुकेटेड बंदे थे इनमें, इन मिडिल क्लास में ज्यादा बिजनेसमैन, टीचर्स, प्रोफेसर्स, यही आ रहे थे इसमें। और दूसरे साइड से कौन था? दूसरे साइड से था यहाँ पे अब ये थे एरिस्टोक्रेट्स। अब इनको टक्कर देने वाले कौन आ गए थे? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया? इन्होंने कुछ मांगे की। इन्होंने किसकी मांग की? लिबरलिज्म की। इन्होंने किसकी मांग की? लिबरलिज्म की। अब लिबरलिज्म क्या है? जो लिबरलिज्म है ना, ये वर्ड लिबर से आया है। और ये वर्ड लिबर कहाँ से आया है? द लेटिन लैंग्वेज से। कहाँ से? लेटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब है फ्री। जिसका मतलब है फ्री। लिबर्टी पढ़ा हमने पहले ही, तो लिबर्टी से ही लिबरलिज्म आया, लिबर से ही लिबर्टी और लिबरलिज्म आया। अब ये लिबरलिज्म चाह रहे थे। अब ये लिबरलिज्म क्या था यार? देखो, लिबरलिज्म के दो मतलब हम निकाल सकते हैं। एक मतलब, देखो मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ कि मैं जुबानी तुम्हें सुनाऊँ, नोटबुक से देखना पड़ रहा है यार। हाँ, तो लिबरलिज्म जो है ना, लिबरलिज्म लिबरलिज्म इसके दो मीनिंग्स है। एक तो है पॉलिटिकल स्फीयर में और दूसरा है इकोनॉमिक स्फीयर में। पॉलिटिकल सेंस में अगर हम लिबरलिज्म, ये क्या मतलब, इनकी मांग क्या थी? इनको अगर ये मतलब नारे लगाते थे कि वी वांट लिबरलिज्म, वी वांट लिबरलिज्म। अब इनको दूसरा बंदा पूछता है कि क्या है लिबरलिज्म, व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म ये बोलते थे कि हमारे दो मतलब है लिबरलिज्म के। एक है पॉलिटिकल सेंस में। पॉलिटिकल सेंस में हमारा मतलब जो है लिबरलिज्म का, वो है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यानी कि गवर्नमेंट बननी चाहिए वो हमारी मर्जी से, यानी कि लोगों की मर्जी से बननी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहाँ ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो गवर्नमेंट इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस कर, मतलब ये मांग रहे थे कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बोल रहे थे कि कंट्री में बहुत ज्यादा इन अवेलेबिलिटी है प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की, वो हमें थोड़ी सी मिलनी चाहिए। चौथा, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ मांग रहे थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो इनका मांगना था, ये वुमेन की बात नहीं करते थे। यानी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात नहीं करते थे। कौन? ये लिबरल्स, ये सो कॉल्ड लिबरल्स। अब ये किसकी बात करते थे? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की तो बात करते थे, लेकिन ये यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं करते थे। इकोनॉमिक्स फेयर में ये मांग रहे थे फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट फ्री होना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, जो भी स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है किस पे, कुछ मतलब कुछ भी मार्केट पे, मतलब कुछ गुड्स पे या कोई भी किसी भी टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन है उसको एबॉलिश किया जाए। और गुड्स और कैपिटल, यानी कि पैसों और गुड्स का अच्छा फ्लो होना चाहिए। ये मांग रहे थे, ये मांग कर रहे थे ये इकोनॉमिक स्फीयर में। क्यों कर रहे थे ये मांग? क्योंकि वहां पे ना इकोनॉमिक सेटअप बहुत ही खराब था। कहाँ का? पूरे यूरोप का। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जर्मनी की। जर्मनी में 1833 में अगर हम हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग चलते तो 11 कस्टम ड्यूटीज हमें भरनी थी, और 5% टैक्स के साथ, 5% टैक्स के साथ। वहां पे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट एल था, ELLEL। और उस एल का एक जगह एक वैल्यू था, हैमबर्ग में अलग, न्यूरमबर्ग में अलग, फ्रैंकफर्ट में अलग, या बाकी प्लेसेस में, बर्लिन में अलग। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्सचेंज था वो बहुत ही, इन शॉर्ट यहाँ पे जो इकोनॉमिक सेटअप था वो बहुत ही खराब था। अब ये एक यूनिफाइड इकोनॉमिक सेटअप चाह रहे थे। कौन? यही क्या है इनका नाम? मिडिल क्लास जो है ये यही चाह रहे थे। इन्होंने एक 1834 में इन्होंने एक कस्टम्स यूनियन बनाया जिसका नाम था जोल्वेरियन। क्या था नाम इसका? जोल्वेरियन।
और ये किसने उठाया था ये कदम? प्रशिया ने। क्या किसने? प्रुशिया, PRUSSIA, प्रुशिया। प्रुशिया जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट थी किसकी? जर्मनी की। इन्होंने क्या किया इसके तहत? जो करेंसीज थी उसको 30 से लेके 2 रखा गया, यानी कि 30 जो करेंसीज थी अब उसको बस 2 में रखा गया। 30 करेंसीज को मैनेज करना कितना टफ होता होगा, कांट इमेजिन। और रेलवेज के बनने के बाद जो है गुड्स का, ये ना मतलब गुड्स का फ्लो, इकोनॉमिक जो फ्लो था वो बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? एक टाइप से ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुई। यहाँ पे लोग मिले, वो पॉलिटिकली नहीं मिले, वो मिले इकोनॉमिकली। और ये भी एक टाइप की इकोनॉमिक वेव थी, ये एक सॉरी नेशनलिज्म वेव थी वहाँ पे। ये नेशनल वेव थी कहाँ पे? यूरोप में जो आई, स्पेशली जर्मनी में। तो ये था इनका क्या, ये था अभी तक का जो हमारा पार्ट था, आ, जो इनके मतलब थे, एक तो पॉलिटिकल सेंस में और इकोनॉमिक सेंस में। 1858 में क्या हुआ? डिफीट ऑफ नेपोलियन, यानी कि 1815 में नेपोलियन ने हारा था बैटल ऑफ वाटरलू। बेल्जियम में एक जगह है वाटरलू, वहां पे जो ये ना नेपोलियन ने हारा। इससे क्या हुआ? जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स मतलब जो चेंज नहीं चाहते, कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने, उनका स्पिरिट फिर से उभर आया, मतलब वो फिर से खुश हुए। कौन? वहां पे। अब वो क्या, लेकिन इस बार उन्होंने एक नए कंजर्वेटिव, एक नए ऑर्डर को जन्म दिया। उन्होंने सोचा यार नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हम क्यों वो काम वापस ले। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन, जो उसने सिविल सर्वेंट्स रखे थे, उससे किसको फायदा फायदा आता? अभी सरकार को। तो इन्होंने कहा नहीं, ये हम अभी भी रखेंगे। और वहां पे नेपोलियन ने काम क्या किया था? इसने वहां पे बहुत सारी स्टेट्स थी, कहाँ पे? ये जर्मनी में। और इसने बस 39 रखी थी, यानी कि एक और काम आसान किया था, 39 स्टेट्स को मैनेज करना, मतलब एस्टिमेट टू उतना ईजी है फिर। अब इसने इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ चेंजेस रखी, या ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने बोला कि हाँ ये हम रखते हैं, यानी कि नेपोलियन की कुछ बातों को इन्होंने माना और एक नए कंजर्वेटिविज्म को जन्म दिया। लेकिन ये क्या कर रहे थे? अभी भी ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगा रहे थे और सेंसरशिप इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लगाई। 1815, 25 मार्च 1815 को एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। हाँ। तो चार कंट्रीज ने हराया था किसको? नेपोलियन को। प्राग, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन चार कंट्रीज ने किसको हराया था? नेपोलियन को। अब ये सारे मिले कहाँ पे? वियना में 1815 में। और एक मीटिंग होस्ट की थी किसने? ड्यूक मेटरनिक ने। अब इन्होंने इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया? इन्होंने बोला कि जो भी नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम पे जो भी चेंजेस आई है उनको वापस करो, उनको अंडो करो। क्या किया? अंडो करो। और बर्बन डायनास्टी को फिर से पावर में लाओ, क्योंकि बर्बन डायनास्टी क्या था? वो तो कंजर्वेटिव्स का ही एक भाई था ना। उसको फिर से रेस्टोर करो। और क्या करो? फ्रांस जो है, फ्रांस ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये वो प्लेयर है टीम का जो पूरी मैच की नैया पार करा सकता है, मतलब मैच की जो है ना वो बदल सकता है मैच को। फ्रांस के इर्द गिर्द क्या करो? कुछ काफी स्टेट्स को रखो, ताकि फ्रांस में अगर कोई और वेव उठी नेशनलिज्म की, वो वहीं पे दब जाए। और क्या? किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स जो है, मतलब हाँ, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स को, बेल्जियम को, जेनोया को, पेडमोंट को, इसको रखा गया किसके? फ्रांस के आर पार, मतलब फ्रांस के ये साइड में, फ्रांस के ये ना ये क्या कहते हैं इसको, फ्रांस के इर्द गिर्द फ्रांस को रखा गया। 39 स्टेट्स को ही रखा गया, क्योंकि फिर अगेन ये 39 स्टेट्स जो कि नेपोलियन ने काम किया था, इन्होंने 39 स्टेट्स का ही माना, क्योंकि इनका कहना था कि 39 स्टेट्स को मैनेज करना बहुत ईजी था इनके लिए। तो ये थी कुछ मेन पॉइंट्स। और इनका मकसद क्या था? कि मोनार्की को फिर से रेस्टोर करे। तो ये था क्या? ये था ट्रीटी ऑफ वियना। ये थी ट्रीटी ऑफ वियना जो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा। वन, ये लास्ट मिनट सीरीज है ना, आई गेस सबसे लंबा वीडियो होने वाला है ये। तो जब कंजर्वेटिव्स फिर से रेस्टोर हुए यूरोप में, इन्होंने काफी ज्यादा वही ओल्ड रेजिम वाली पॉलिसीज अपनाई, यानी कि इन्होंने सेंसरशिप ज्यादा लगाई। जो कोई भी इनके खिलाफ बोलता था, इन्होंने सीधे ही उसको मरवा लिया। तो काफी ज्यादा इश्यूज फिर से पैदा होने लगे। अब लोग खुल के इनके सामने बात नहीं कर सकते थे, यानी कि ओपनली अब कोई इनको अपोज नहीं कर सकता था। तो इन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। क्या? अंडरग्राउंड सोसाइटीज। अंडरग्राउंड सोसाइटीज क्या होती है? ये बेसिकली वो सोसाइटीज होती है, ये वो सीक्रेट सोसाइटीज होती है जिनका मकसद क्या होता है? हाँ, जिनका मकसद क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी को ये करे, अपोज करे, या कोई अपनी बात को मनवाए, समथिंग एल्स। अब बहुत सारी अंडरग्राउंड सोसाइटीज वहां पे बनी। क्यों बनी? क्योंकि कोई किसी के मतलब क्या, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो
ओपनली इनके खिलाफ बात कर सके। तो उसमें ही एक बंदा जो था वो एक रेवोल्यूशनरी था, वो खड़ा हुआ, उसका नाम था गैसिपी मजीनी, जो कि 1807 में जनवरी में पैदा हुआ था। और उसने एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी ज्वाइन की थी। 1831 में उसने क्या किया, उसने अपने नेटिव स्टेट में यानी कि लिगूरिया में उसने एक रेवोल्यूशन स्पार्क किया, रेवोल्यूशन हिट किया, यानी कि रेवोल्यूशन क्रिएट किया। और वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद क्या किया गया, उसको तड़ीपार भेजा गया, यानी कि उसको एग्जाइल में भेजा गया। और एक और काम क्या हुआ, फिर उसने 1831 में यंग इटली, और फिर 1831 में 1834 में यंग यूरोप। आई विल चेक इट अगेन, मतलब ये डेट मतलब कोई कहीं पे इशू हो सकता है, हाँ सेम डेट ही है। यंग यूरोप इन 1834 और यंग इटली इन 1831 उसने बनाया। अब ये कैसे याद रख सकते हैं, वो कहाँ का था, वो था जनोया का, गैसिपी मजीनी। और वो मतलब हम मानेंगे कि वो इटली का था। क्या था वो, इटली का, क्योंकि वो इटालियन यूनिफिकेशन की बात कर रहा था। तो पहले वो क्या बनाएगा, वो यंग इटली बनाएगा कि यंग यूरोप, वो बनाएगा पहले यंग इटली। तो यंग इटली पहले बनी थी, यंग यूरोप बाद में बनी थी। एक और बात, उसका ये मानना था कि जो खुदा ने माना है, खुदा ने नेशंस को एक यूनिट सा भेजा है मैनकाइंड के लिए, और इटली इन स्टेट्स का गुच्छा नहीं बन सकता। तो इसने क्या कहा, इन गुच्छे जो इटली का अभी गुच्छा बना है, इसको हम यूनिफाई करेंगे, यानी कि इसको ये यूनिफाई करना चाहता था। तो इसी से इसकी बेसिस, इटलियन यूनिफिकेशन की बेसिस किसने डाली, इसी ने, मजीनी ने। मजीनी जो है, ये इसको कहा गया कि ये बहुत ही डेंजरस पर्सन है, यानी कि ही इज द मोस्ट डेंजरस टू आवर सोशल ऑर्डर। ये कहा था आर्क ड्यूक मेटरनिक ने, यानी कि जिसने होस्ट की थी ट्रीटी ऑफ वियना। तो आते हैं अब एडेंडम पार्ट पे। एडेंडम पार्ट पे क्या हुआ, देखो, जो मजीनी और गैरिबाल्डी था, गैसिपी गैरिबाल्डी, इनके आइडियाज ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस डाला था इंडिया पे भी। इंडिया पे उस टाइम पे कौन हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम पे मतलब 19th सेंचुरी, हाँ 19th सेंचुरी की बात है। कौन हुकूमत कर रहे थे, ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश राज था यहाँ पे। तो औरोबिंदो औरोबिंदो और वीडी सावरकर, इन पे ज्यादा असर पड़ा। और औरोबिंदो को बोला जाता है मजीनी ऑफ इंडिया, और वीर सावरकर ने क्या किया था, इसने मजीनी की ऑटोबायोग्राफी को कन्वर्ट किया था मराठी में। इन ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को देखते हुए क्या हुआ, 1902 में अनुशीलन समिति, जो कि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी, सीक्रेट सोसाइटी थी, वो बनी। और 1906 में क्या बनी, युगेंद्र पार्टी। 1905 में, आई गेस, हाँ 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ बाय लॉर्ड कर्जन, तो क्या हुआ, बहुत सारी नफरत बढ़ी ब्रिटिश के लिए पूरे इंडियंस में। उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस वर टेकन वर इनिशिएटेड इन इंडिया। मतलब बहुत सारे रेवोल्यूशंस स्टार्ट हुए, कहाँ पे, पूरे इंडिया में रेवोल्यूशंस स्टार्ट हुए। और फिर क्या हुआ, अब जो उस टाइम पे महाराजा प्रताप सिंह कश्मीर पे हुकूमत कर रहे थे। और जो यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ पे बंदा लगाया हुआ था, उसने इनको कहा, उस ब्रिटिश रेजिडेंट ने महाराजा प्रताप सिंह को, कि यहाँ पे बंगालीज को आने नहीं देना, क्योंकि बंगाली जो है बहुत सारा मसला हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। बंगालीज वोट उस टाइप के बंदे हैं, यानी कि उनके पास अभी बहुत सारी नफरत है हमारे लिए, और अगर उन्हें कश्मीर में लाई तो कश्मीर में और ज्यादा रेवोल्यूशंस क्रिएट हुए। 1917 में लाहौर से एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, जिसका नाम है पंजाबी। वो भी एक रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ न्यूज़पेपर ही था। और जब वो कश्मीर में सर्कुलेट होता था, यहाँ पे भी बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जन्म लेती थी। अब हम चैप्टर के तीसरे पार्ट पे आते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशनस, यानी कि रेवोल्यूशंस का दौर 1830 से लेके 1848 तक जो दौर था उसे हम कहते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इसमें क्या हुआ, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने रेवोल्यूशंस स्टार्ट किए। और ये लिबरल नेशनलिस्ट थे कौन, ये थे कुछ स्कूल प्रोफेसर, ये थे स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर, क्लर्क्स, या मतलब यही कुछ एजुकेटेड बंदे जो थे, या मिडिल क्लास के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किए। और कहाँ से स्टार्ट किया होगा, डेफिनेट सी बात है, इन्होंने स्टार्ट किया ये फ्रांस से ही, यहाँ भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। वहां पे क्या हुआ था, जब बर्बन डायनास्टी को रेस्टोर किया गया था। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने ओवरथ्रो किया बर्बन डायनास्टी को। कैसे, उन्होंने अपना एक बंदा, बर्बन डायनास्टी में से ही एक बंदा, लुइस फिलिपी, उसको अपॉइंट किया एज नॉमिनल हेड। क्या होता है नॉमिनल हेड, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है, मतलब उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती, शायद कुछ मसला हो जाए, हाँ चलो कह देते हैं, यानी कि जैसे सिंपली प्रेसिडेंट के पास जैसे ज्यादा पावर्स नहीं होती, वही स्टेटस रखा गया किसका, लुइस फिलिपी के पास ज्यादा पावर्स नहीं दी गई। यानी कि यहाँ पे जो अभी तक कंजर्वेटिव्स का पावर था ज्यादा, अब उस पावर को कम किया गया। देखो फ्रांस से ही इसकी स्टार्ट हुई।
और इसी को देखते हुए ड्यूक मैटरनिक ने एक फेमस स्टेटमेंट दे दी, व्हेन फ्रांस sneezes द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, क्योंकि यार जो भी बड़ा इवेंट होता है वो फ्रांस से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ, ये जुलाई 1830, सॉरी मैंने 1930 कह दिया था, ये जुलाई 1830 में हुआ। तो क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ नेदरलैंड्स तक बात पहुंची, और नेदरलैंड से बेल्जियम ने क्या कहा, हम भाई तुमसे अलग होना चाहते हैं। मतलब ऐसे कहा नहीं होगा, वहां पे भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए और वहां पे भी यही मसला हो गया। और जैसे ही ये हुआ, फिर मतलब इसके बाद ये तो 1830 की बात है, सॉरी, एक और मतलब रेवोल्यूशन का पार्ट था, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1821 से लेके 1832 तक, 1821 से लेके 1832 तक जो एक स्ट्रगल रही ग्रीक पीपल की अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर, इसको हम कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें क्या था, जो ग्रीस था ये पार्ट था 15th सेंचुरी से टर्की का, यानी कि ओटोमन एम्पायर का। लेकिन अब ये चाह रहे थे, यानी कि पूरे यूरोप से रेवोल्यूशन की एक स्पार्क उठ रही थी। अब ये चाह रहे थे कि अब हम इससे अलग होने चाहिए। किससे अलग होने चाहिए? अब हम इससे बट हाँ, टर्की से, यानी कि ओटोमन एम्पायर से अलग होने चाहिए थे। इसके लिए पूरे यूरोप ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि यूरोप जो था उनको लगता था कि दिस ग्रीस इज द कार्डल ऑफ अवर सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये पूरी बनी है ग्रीस से ही। क्योंकि प्लेटो, एरिस्टोटल, या क्या था उनका नाम, सोक्रेटिस या अलेक्जेंडर, वो सारे ग्रीस से ही थे। तो क्या हुआ, अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यस इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किए। और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत इसको एक अलग पार्ट डिक्लेयर किया गया, इसको एक अलग कंट्री डिक्लेयर किया गया, ग्रीस को। और हाँ, इसमें एक और बंदा था, लॉर्ड बायरन। 1824 में फीवर के चलते उनकी डेथ हुई, और वो भी लड़ रहे थे किसके लिए, ग्रीक कॉज के लिए। अब हम एक और पार्ट पे आते हैं, वेट लेट मी चेक हियर। अब हम एक और पार्ट है यहाँ पे हमारा, वो है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म, हाँ, तो रोमांटिसिज्म क्या है? जब हम मिस्टिकल फीलिंग्स, कल्चर, आर्ट को यूज करें नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए, जब हम मिस्टिकल फीलिंग्स, कल्चर, आर्ट या नेचर को इस्तेमाल करें नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए, इट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। सॉरी इतना मतलब ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं नेशनल, सॉरी, रोमांटिसिज्म। क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। इसमें काफ़ी फेमस नेम है यहाँ पे, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। वो, उनका मानना था कि जर्मन कल्चर को अगर फिर से रिवाइव किया जा सकता है, तो वो है बस जर्मन के लोगों में, जर्मनी के आम लोगों में जर्मन का कल्चर हमें मिल सकता है। और उन आम लोगों को कहते थे दास वोक। जर्मनी के फोक सॉन्ग्स, जर्मनी की फोक पोइट्री, जर्मनी के फोक डांसेस ही जर्मनी का वोक जीस्ट है। क्या है वोक जीस्ट? स्पिरिट ऑफ द नेशन, यानी कि जर्मनी का रूह क्या है? जर्मनी का रूह है यही, ये फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांसेस। ये कहना था किसका? मिस्टर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। और उन्होंने इसीलिए फोक कल्चर की बहुत सारी फॉर्म्स कलेक्ट की नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल अदा किया, इसलिए इसके लिए नेशनलिज्म ग्रो करने के लिए। यहाँ पे अच्छे से मैंने लिख के रखा है, तो बेहतर होगा कि मैं इसी से पढ़ूँ। हाँ, तो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है ये नेशनलिज्म क्रिएट करने में। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है पोलैंड की। यहाँ पे पोलैंड में क्या था, यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया था, चार बड़े पावर्स ने इसको डिवाइड किया था, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ब्रिटेन में वैसे डिवाइड नहीं होता, ये हुआ था रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पे लोग फिर भी म्यूजिक, लैंग्वेज और कल्चर की वजह से एक साथ मिले हुए थे। तो कैरल कर्पन्स्की, जो कि एक पॉलिश थिंकर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज और मजरूका का इस्तेमाल किया नेशनलिज्म ग्रो करने के लिए। वहां पे 1831 में, देखो पहले अगर किसी कौम को खत्म करना होगा तो उसकी लैंग्वेज को पहले खत्म करो, ये बहुत ही क्या वो फेमस कहावत है। तो इन्होंने रशियन लोगों ने क्या किया, रशियन गवर्नमेंट लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया किन पे, पॉलिश लोगों पे, और कहा कि आप अपनी लैंग्वेज भूल जाओ और रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, स्कूल्स में या कहीं पे भी रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। जो क्लर्जीमैन थे, यानी कि जो पादरी थे, जो फादर्स थे चर्चेस के, उन्होंने क्या काम किया, जहाँ पे भी रिलीजियस सेरेमनी होती थी, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया नेशनलिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि एक रेबेलियन हुआ था यही पोलैंड में, लेकिन रशिया के सामने पोलैंड की क्या वक़्त थी उस टाइम पे, और खासकर आज भी, लेकिन उस टाइम पे तो ज़्यादा ही।
तो ये था, हमने सीखा कि कैसे हम आर्ट और कल्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, ये ग्रो करने के लिए, नेशनलिज्म। अब हम आते हैं फिर से सॉरी एटेंडम पे। सॉरी क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या, जो भी देख रहा होगा आउटर स्टेट का, वो शायद डिस्ट्रैक्ट होता होगा ये बार बार एडेंडम के बाद से। हम तो हाँ, तो एडेंडम में हम क्या पढ़ेंगे, वैसे देख लो, आई सजेस्ट कि देख लो, क्योंकि कम ही है ये वाला। कश्मीर जो है ना, ये ओरल ट्रेडिशंस का गढ़ रहा है, यानी कि सेंटर रहा है, क्योंकि कथा सरिता सागर, और इसका क्रेडिट किसको जाता है कि कश्मीर एक गढ़ है किसका, इन फोक टेल्स का, इसका गढ़ इसका क्रेडिट जाता है कथा सरिता सागर को। कथा सरिता सागर मतलब ये एक फोक टेल्स की कलेक्शन थी जो लिखी थी सोमादेवा ने। सोमादेवा कौन था, वो कौन था अब, वो कोर्ट पॉइंट था राजा अनंत देव का, जो कि 11th सेंचुरी में कश्मीर पे हुकूमत कर रहे थे। यानी कि तब से लेके अब तक इन ओरल ट्रेडिशंस का एक फ्लो सा रहा है कश्मीर में। दास्तांगो, लड़ीशा या बांड पत्थर, इनका बहुत ज्यादा ये कुछ फोक डांसेस है, या फोक डांसेस मैं नहीं कहूँगा, ये कुछ स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस हैं जो कश्मीर में आज भी फॉलो किए जाते हैं। देखो इससे क्या होता है, या जम्मू में क्या है, बागीतन, करक, बाग, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है नेशनलिज्म को ग्रो करने के लिए। नेशनलिज्म क्या है, हम एक यूनिटी सी फील करते हैं आपस में, हम सब यानी कि कश्मीरीज। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, J.H. नोवेल्स, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे, उन्होंने भी बहुत सारे सोशल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक लिटरेचर कलेक्ट किया कश्मीर का। और इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने कश्मीर के लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज को थोड़ा सा एनलार्ज किया, यानी कि यहाँ पे देखा गया कि कश्मीर में हम लिटरली हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, किसमें, इन इस कल्चर की प्रिजर्वेशन में हम बहुत ज़्यादा आगे थे उस टाइम पे, आज कम है लेकिन। ग्रिम ब्रदर्स, दो भाई थे, ग्रिम ब्रदर्स, यानी कि विल्हेल्म ग्रिम और जैकॉब ग्रिम। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 6 साल तक ये ट्रैवल करते रहे विलेज बाय विलेज, विलेज फ्रॉम विलेज। तो 1812 में ये जब विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे, इन्होंने बहुत सारी फोक टेल्स को कलेक्ट किया, और 1812 में इन्होंने अपनी पहली कलेक्शन ऑफ टेल्स को पब्लिश किया। और फिर इनका कहना था कि जो फ्रेंच डोमिनेशन है वो जर्मन कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये भी बिलीव करते थे इसी रोमांटिसिज्म में। अब हम आते हैं हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट पे। हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। देखो जो 1830s के ईयर थे ना, इसमें बहुत ज़्यादा ये ना इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम था ये यूरोप में। कौन, 1830s के टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही थी। अब लोग गांव से लेके कहाँ जाते थे, यहाँ पे सिटीज में अपना एक अलग कंपटीशन था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्लम्स बन गए थे, यानी कि झोपड़पट्टियाँ बहुत ज़्यादा बन गई थी वहाँ पे, और लोगों की कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस बहुत गंदी थी। और कभी कभार अगर बैड हार्वेस्ट हो जाता था, तो वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म ग्रो हो जाता था। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तो नहीं होना है ना यार, हम कर लेंगे एक साथ मिलके सॉल्व सारा। पॉपरिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जब मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब पॉवर्टी से भी नीचे लेवल पे हम जाते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इंतहा गरीबी को पॉपरिज्म कहा जाता है। यानी कि ना एम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और मतलब ओवर क्राउडेड स्लम्स है, तो क्या होगा, कंट्री में गरीबी ज़्यादा आएगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते क्या हुआ, अब जो कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था। अब कपड़ा सस्ता मिलने से क्या होगा, जो स्मॉल वीवर्स होंगे, जो स्मॉल वर्कशॉप जिनका होगा, उनका भी क्या हो गया, वो भी बेचारे क्या हो गए, वो भी एक बहुत सारी दिक्कत का उनको सामना करना पड़ा। इससे क्या होगा, हंगर प्लस हार्डशिप, यानी कि ना खाने के लिए कुछ है और बहुत ज्यादा हार्डशिप्स है। जब लोगों के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, अब वो रिवॉल्ट करेंगे। ऑल ऑफ अस आर डेड तो देखी होगी ना, ये एक सीरीज है, कोरियन सीरीज। उसमें क्या है, उसमें एक रैट जो है, उस पर बिल्ली रोज हमला करती थी, वो ये मतलब तंग करती थी उसको। एक बार उसका इतना एड्रेनलिन रश होता है किसका, उस चूहे का, वो किस पे हमला करता है, उसी पे, उस बिल्ली पे, क्योंकि उसके पास तब कुछ खोने के लिए था ही नहीं। उसकी मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ गई थी। अब ये सेम सिचुएशन कहाँ पे हुई, यहाँ पे यूरोप में। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी, यहाँ पे भी रेवोल्यूशन की। अब अगेन यार, अगेन फ्रांस की है बात है, तो क्या हुआ, फ्रांस में फिर से रिवोल्ट किया पुअर लोगों ने। अब इस बार कहा गया लुइस फिलिपी को, यार यहाँ पे तो इनके पास खोने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब तुम भागो यहाँ से। कहा गया किसको, लुइस फिलिपी को। तो लुइस फिलिपी बंदा जो था, उसने, उसको पता था कि यार इस टाइम पे गंदी सिचुएशन है, तो वो भाग गया। वो भाग गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, फ्रांस को डिक्लेयर किया गया एज रिपब्लिक, और 21 साल से जो भी बड़ा होगा उसको वोटिंग राइट्स मिले।
हाँ, उसको वोटिंग राइट्स मिले और राइट टू वर्क को प्रमोट किया गया, यानी कि राइट टू वर्क हर किसी को मतलब कोई काम काम अब मिलने की गारंटी थी। अब हम आते हैं साइलेसिया पे। साइलेसिया एक जगह है, क्या है कि वहाँ पे 18,000 की पॉपुलेशन कम से कम होगी। विलेज, वो मतलब बुक के अकॉर्डिंग एक विलेज है, लेकिन इसको तो जिला घोषित करना चाहिए। तो क्या हुआ कि 18,000 वहाँ की पॉपुलेशन है। विल्हलम वुल्फ जो कि हमारे यहाँ पे प्यारे जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि 4 जून 2 बजे, क्या है कि 4 जून 2 बजे, 4 जून 2 बजे क्या हुआ। पहले हम साइलेसिया की कंडीशन समझते हैं। वहां पे क्या था, वहां पे लोग जो थे वो वीविंग 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 से पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। वीविंग मतलब वो कुछ वीव करते थे, यानी कि कुछ क्लोथ को वो वीव करते थे। वहां पे वो इस पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। कहाँ पे, यहाँ पे साइलेसिया में। वहां वहां पे कंट्रैक्टर जो थे ना, वो काफी ज्यादा वो थे एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के। क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी तनख्वाह अभी, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ यार, कहाँ है मेरी 1 लाख तनख्वाह। लेट्स से अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख है, लेकिन मेरा खर्चा 1,20,000 है। चलो, अब क्या कहें, यानी कि अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख है और मेरा खर्चा 1,20,000 है, तो क्या मेरा गुजारा अच्छा से होगा? नहीं, सिंपल सी बात है। तो उनको भी अच्छे वेजेस नहीं मिलते थे, किनको, इन व्यूवर्स को। अब वो व्यूवर्स गए इसके घर, यार हमें हमें इस टाइम पे क्या दे दे, हमें इस टाइम पे हाई वेजेस दे दे, वरना खैर नहीं होगी तुम्हारी। सेम हुआ भी, जब कॉन्ट्रैक्टर ने उनका नहीं माना तो उसने उन लोगों ने 18,000, क्या भाई ये आसान बात नहीं है। तो 18,000 लोगों ने, जब 18,000 में चलो मानते हैं कि 10,000 ने हमला किया होगा, 10,000 लोगों ने जब हमला किया होगा, तो क्या सोचो कि कंट्रैक्टर्स का क्या हाल हुआ होगा। तो कंट्रैक्टर्स के जो स्टोर हाउस थे उस पर हमला किया गया, वो लूटा गया। और क्या काम हुआ, और वहाँ पे जो भी मतलब महंगा सामान था उसको तोड़ा गया, फाड़ा गया। और एक और बात, जब वो फिर दूसरे विलेज में पनाह लेने के लिए गया, यानी कि शेल्टर लेने के लिए गया, उसको वहाँ से निकाला गया। फिर वो आर्मी को लेके आया, और फिर अगले दिन मथबेड़ में, यानी कि स्टम्पीड में, यानी कि उस स्ट्रगल में, स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, मतलब एक फाइट में क्या हुआ, 11 जो साइलेसियन वर्कर्स थे उनको शॉट डेड कर दिया गया, यानी कि उनको मारा गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि अगर यहाँ पे हमें समझाया कि लोग जो है यहाँ पे मिले थे किस वजह से, एक रेवोल्यूशन की वजह से, जब उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। कश्मीर की बात फिर से आती है, यानी कि एडेंडम के पार्ट में हम फिर से आते हैं। कश्मीर पे जिसने भी आज तक हुकूमत की है तो बहुत जुल्म हुआ है, चाहे वो मुगल्स के टाइम पे हो, सिक्स के टाइम पे हो, या सिक्स या डोगरास के टाइम पे हो, जुल्म तो बहुत हुआ है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बहुत ही एक ऑपरेसिव सिस्टम होता था बेगार का। बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, काम करो लेकिन तुम्हें दिहाड़ी नहीं मिलेगी, यानी कि वेजेस नहीं मिलेंगे। जिसके पास भी जमीन होती थी, लैंड रेवेन्यू तुम्हें देना होगा और बहुत ज्यादा हाई देना होगा। और कुछ, हाँ, ये क्या कहते हैं इसे, कभी कभार अगर तुम्हारे पास कुछ फ्रूट्स है, घी है, या कोई भी कमोडिटी है, उस पर तुम्हें कुछ ना कुछ इलीगल एग्जैक्शन, यानी कि कुछ तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। किनको, इनको, कुछ करप्ट ऑफिशियल्स को, यानी कि यहाँ पे भी उन पे बहुत जुल्म था। और शाली सिस्टम, यानी कि राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था, इसमें क्या था, जो पैडी प्रोडक्शन होती थी उस पर भी टैक्स था, और ये भी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का था, क्योंकि उसमें मनी लेंडर जो मनी देते थे वहां पे, देखो पैडी प्रोडक्शन के लिए जो भी आप मनी आपको चाहिए वो मनी लेंडर्स देते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे, और कोई भी मनी लेंडर्स के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। और जो आप ग्रेन्स होंगे वो आपको स्टेट को बेचने होंगे, और स्टेट जो है वो आपका प्राइस फिक्स करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा सिस्टम था वहाँ पे। बैरन चार्ल्स हुगल, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट थे, वो 1840s में कश्मीर विजिट करते हैं। उन्होंने अपनी बुक ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब में लिखा है कि कश्मीर के वीवर्स या वर्कर्स की शॉल मैन्युफैक्चरिंग में कश्मीर के वर्कर्स और वीवर्स की बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन है, उनका ऐसा कहना था। इन शॉल मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स को उन्होंने शाल बाफस कहा था। उन्होंने ही शायद कहते होंगे। शाल बाफस क्या थे, ये कुछ शॉल मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स थे जहाँ पे शॉल को मैन्युफैक्चर किया जाता था। ये ऐसे वर्नरेबल, मतलब क्या, वहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी टैक्स इनको पे करना पड़ता था, और इनकी इतनी कंडीशन कंडीशन थी उन लोगों की कि कभी कभार, देखो मैंने जैसे कहा, अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं अभी काम कर रहा हूँ, यही मैं बाफिस में मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वीवर की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा 1 लाख वहाँ पे तनख्वाह है, मेरे 1,20,000 खर्चे हो रहे हैं, 1,50,000, तो 50,000 मेरा कर्जा हो रहा है। अब मैं ये कर्जा किससे दूंगा, उसी से, यानी कि जो मेरा मालिक होगा वहाँ पे, मैं उसे 2 लाख कर्जा लेता हूँ, यानी कि मैं 4
2-3 महीने के लिए उसका गुलाम पूरी तरह से बन गया, और वो मुझ पे इतना जुल्म करता है, मतलब वो मुझसे 12-12 या 16-16 घंटे काम कराता है, यानी कि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। और जब मैं मतलब जब मेरे कंट्रोल से बाहर होगा तो मैं अपने अंगूठे काटूंगा। ये क्या बात कही तूने, मतलब आप ये मुझसे कहोगे ये क्या बात कही तूने। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही था, होता था वहां पे, यहाँ पे कश्मीर में तब, कि जब इनके साथ इतना ज्यादा जुल्म होता था तो ये अपने अंगूठे ही काट देते थे। अब हम आते हैं एक और पार्ट पे, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स का रेवोल्यूशन। फ्रांस में रेवोल्यूशन हो और बाकी चुप बैठे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो क्या हुआ, जैसे ही फ्रांस रिपब्लिक बना, अब बात पहुंची जर्मनी तक। जर्मनी में क्या हुआ, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स, यानी कि प्रोफेशनल्स, आर्टिजन्स, ये सब एक साथ मिलके फ्रैंकफर्ट की सिटी में जमा हुए। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट की सिटी में जमा हुए। और इन्होंने कहा हमें एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करना है, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करना है। 18 मई, यानी कि 18 मई 1848 को 831, यानी कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक फेस्टिव प्रोसेशन, यानी कि एक त्योहार जैसे चल रहा था वहां पे, उस वे में वो कहाँ चले, कहाँ किसकी तरफ चले? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ, जो कि सेंट पॉल की चर्च में उन्होंने रखा था। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने कहा कि जो मोनार्क है हमारी जर्मनी का, उसको ये फॉलो करना होगा, उसको ये फॉलो करना जरूरी है। अब जो ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी ना, ये मोनार्की चाहती थी, लेकिन कौन सी मोनार्की? जो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट, जो पार्लियामेंट को, ये ना, जो पार्लियामेंट के तहत काम करे। अब इसका आउटकम क्या था इस अपराइजिंग का? अपराइजिंग या कुछ भी कह लो, हाँ। तो क्या हुआ, सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। उसके पास इतनी पावर थी, किसके पास? फ्रेडरिक विलियम फोर के पास, जो कि प्रशिया, जर्मनी का जो सबसे बड़ा स्टेट, प्रशिया, जो वहां का ये था, ये ना किंग था। वो थोड़ी ना चाहेगा कि उसकी पावर पे कोई खामी आनी चाहिए, वो तो चाहेगा कि उसकी पावर और बढ़नी चाहिए, ना कि वो किसी अरे गहरे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, वो तो ये नहीं चाहेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपोजिशन की मदद से क्या किया, और मिलिट्री की मदद से उसने, वेल, हाँ, उसने एरिस्टोक्रेसी की मदद लेकर और मिलिट्री की मदद लेकर उसने ये जो इनकी कन्वेंशन थी इसको तोड़ा, इस कन्वेंशन को तोड़ा। लेकिन जो ये पार्लियामेंट था ना इन बंदों का, 831 बंदों का, इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास थे, यानी कि वर्कर्स और आर्टिजन जो थे, उनकी बात ज्यादा उठी नहीं, इसलिए पहले से ही वो कमजोर हो गए थे। जो इनका पार्लियामेंट था इन 831 बंदों का, ये पहले से ही कमजोर हो गया था। और दूसरी बात, जब ट्रूप्स को बुलाया गया तो ये इस असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया, और जो वुमेन थी उनकी भी कहीं पे बात नहीं थी। देखो, वुमेन हर जगह थी, लेकिन उनका कोई यहाँ पे भी उनकी कोई बात उठी नहीं थी। उनको एज म्यूट स्पेक्टेटर्स लाया गया था, यानी कि बस आप तमाशा देखो हमारा, हम बात करेंगे, ऐसा सिनेरियो वहां पे था। क्या ये फेल्ड अटेम्प्ट की तरह था? देखो, इसको प्रॉपर फेल्ड अटेम्प्ट तो नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि इस इंसिडेंट ने क्या किया, इसने एक जोल्ट दिया किनको? एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज को। इस ये ना, इस इवेंट ने क्या किया, इसने एक जोल्ट दिया एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज को। इस इवेंट की बदौलत क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज थी उनको अब समझ आने लगा कि यार अगर हम इन पे ऐसा जुल्म करें तो किसी ना किसी टाइम पे तो ये भड़केंगे, फ्रांस की तरह इनका हाल होगा। तो क्या हुआ, अब इनको थोड़ी सी पावर देने लगे, यानी कि अब ये थोड़ा सा पावर को डाइल्यूट करने लगे। कौन? किंग्स एंड अदर, ये थोड़ा सा पावर को डाइल्यूट करने लगे। और एज अ रिजल्ट, सर्वडम, बॉन्डेड लेबर, इनको भी क्या किया गया, इनको भी एबॉलिश किया गया हैबिसबर्ग एम्पायर में। और हैबिसबर्ग के जो रूलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दी 1867 में। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये सब क्योंकि जो ये 1848 की अपराइजिंग थी, इसके ये नतीजे थे, इसके ये नताइज, यानी कि रिजल्ट्स थे, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, कि अब कंजर्वेटिव्स को लग रहा है कि यार अब हमारे लिए रहना टफ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर खुद ही इनको थोड़ी पावर देने वो लग गए, यानी कि अब उन्होंने बॉन्डेड लेबर खत्म किया एंड ऑल दैट थिंग्स। अब हम चैप्टर के फोर्थ पार्ट पे आते हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो, 1848 में जो इशू हुआ था ना, अब क्या हुआ, उनको
अब इनको कंजर्वेटिव्स को लगा कि अब हमारी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर हम क्यों ना जर्मनी को यूनिफाई कर ले। इन्होंने कहा अगर हम खुद ही क्यों ना जर्मनी को यूनिफाई कर ले, तो एक तो अपने अंडर ही पावर रहेगी और कोई पूछने वाला भी या अपराइजिंग करने वाला होगा नहीं। इसलिए क्या किया, जो जर्मनी का यहाँ पे किंग था, उसने क्या किया, उसने ओटो वॉन बिस्मार्क उसने ओटो वॉन बिस्मार्क की मदद से क्या किया, उसने ओटो वॉन बिस्मार्क जो कि वहाँ उस टाइम पे प्रशिया का सीएम था, उसने उसकी मदद से क्या कहा, उसने उसकी मदद से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो काम था, उसने वो किसको दिया, इस किंग ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का काम ओटो वॉन बिस्मार्क को दे दिया। 3 जंग लड़े गए 7 सालों में, 3 जंग लड़े गए 1864 से 1871, यानी कि 7 साल है, 7 सालों में 3 जंगें लड़ी गई। और ये तीन जंग किसके साथ थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और तीनों जंगों में क्या हुआ, प्रशिया जो है वो जीत लेता है। और 1871 में क्या हुआ, विलियम वन उस टाइम पे कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर, यहाँ पे विलियम वन जो है उसको प्रोक्लेम किया गया एज द जर्मन एम्परर, कहाँ पे, वर्साई में, कहाँ पे, वर्साई में, वर्सेलिस नहीं, वर्साई में, कहाँ पे, वर्साई में। और हाँ, जो ये फेडरिक विलियम फोर है ना, ये उस टाइम पे जिंदा नहीं था आई गेस, हाँ ये शायद उस टाइम पे जिंदा नहीं था। तो हाँ, 1864 से 1871 यानी कि हमारी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चली। और इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। जब 1848 में अपराइजिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो ये किंग था वो खुद डरने लगा, उसको लगा कि ज़्यादा देर तक अब मेरी टिकने वाली नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने खुद ही यूनिफिकेशन का काम अपने जिम्मे लिया। लेकिन उसने खुद नहीं किया ये, उसने प्रशिया के सीएम ऑटो वन बिस्मार्क को ये काम दिया और उसने इसको कहा कि तुम ही ये कर लो। और उस ऑटो वन बिस्मार्क ने 7 साल में 3 जंगें लड़ी और फिर यूनिफाई किया जर्मनी को। और जो उस टाइम पे प्रशिया का किंग था, प्रशिया इतना पावरफुल स्टेट था कि उसके किंग को ही जर्मनी का किंग बना दिया गया 18 जनवरी 1871 को वर्साई के पैलेस में या वर्साई में बनाया गया फेडरिक विलियम फोर को, सॉरी विलियम वन को, कैसर विलियम वन को एम्परर ऑफ जर्मनी। तो अब जानते हैं इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। इटली जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ था, यानी कि इसके बहुत सारे हिस्से हुए थे। इसके 7 स्टेट्स थे इटली के, और सिर्फ एक ही था जिसपे इटली मतलब खुद इटालियंस का रूल था, वो था सार्डिनिया पेडिमोंट। बाकी जो थे, जो नॉर्थ में था वो था ऑस्ट्रो हैब्सबर्ग्स के अंडर, सेंटर में जो था वो था पोप के अंडर यानी कि पैपल स्टेट्स, और जो साउथ में था वो था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर। यानी कि सिर्फ एक स्टेट जो था वो सिर्फ अपने मतलब अपने इटालियंस के पास था। तो इटालियन यूनिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, ये इसका आंसर हमारे चैप्टर में अभी पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि गैसिपी मजीनी जो कि उन्होंने ही बेस डाली थी किसकी, इटालियन यूनिफिकेशन की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए इटली को यूनिफाई करने के लिए। हाँ, तो अब उनको क्या लगा, सेम सिनेरियो यहाँ पे इटली में हुआ। उनको अब लगा कि यार अब हमें खुद ये इटालियन यूनिफिकेशन जो है अब हमें इसका जिम्मा खुद लेना है। वहां पे कौन थे, विक्टर इमानुएल सेकेंड। देखो इटली जो है ना, आई वुड से आईआर के हिसाब से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, इटली जो है इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्या, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, यानी कि इटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे रूल जिसने किया उसको ये ना उसके पास समंदर का एक्सेस मिल जाता है। यानी कि इटली के पास जिसके पास इटली की चाबी हो ना, वो दुनिया की ट्रेड को डोमिनेट कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इटली में। अब क्या हुआ वहाँ पे, यहाँ पे इटली में क्या हुआ, अब विक्टर इमानुएल सेकंड ने समझा कि अगर मैं इटली को यूनिफाई करूँ तो मेरे पास इटली का बहुत ज़्यादा ज़्यादा एरिया अपने अंडर होगा, तो फिर मैं ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स हर किसी फील्ड में आगे जा सकता हूँ। अब इसने क्या किया, इसने मदद ली काउंट डी क्योर और गैसिपी गैरिबाल्डी की, क्योंकि अब क्यों इसने ये किया, क्योंकि इसको पता था अगर मैंने इटली को यूनिफाई किया तो मेरा ही इससे ज़्यादा फायदा है। काउंट डी क्योर जो था, उसने क्या किया, वो ना तो पहले एक रेवोल्यूशनरी था, ना ही एक डेमोक्रेट था। लेकिन जब उसने क्या हुआ, जब उसके होम यानी कि जब सार्डिनिया की हार हुई ऑस्ट्रिया के हाथों,
तो उसका दिल जो है वो थोड़ा सा टूट गया और उसने कहा यार अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी कंट्री की यूनिफिकेशन के लिए काम करना है। और 1859 में उसने ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। 1859 में उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। और उसने क्या किया, उसने फ्रेंच का भी मदद लिया इटली को यूनिफाई करने में। गैसिपी गैरिबाल्डी का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स को जमा किया था इटली के यूनिफिकेशन के लिए। 1860 में वो साउथ इटली की तरफ मार्च हुए और उन्होंने सिसिलीज को कॉन्क्योर किया और फिर वहाँ से स्पेनिश किंग्स को बाहर निकाला। और 1861 में फाइनली क्या हुआ, जो विक्टर एमानुएल सेकंड थे उन्होंने वो बने किंग ऑफ इटली। समराइज कर देता हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था, इटली जो है वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। पता ही है कौन कौन सा। तो क्या था वहां पे, फिर सिर्फ एक ही स्टेट था जो इटली इटली के पास अपना अपना था। फिर विक्टर एमानुएल सेकंड ने समझा कि अगर मैं इटली को यूनिफाई करूं तो इसमें मेरा ही ज़्यादा फायदा है। फिर क्या हुआ, फिर उसने मदद ली काउंट डी क्योर और गैस्पी गैरिबाल्डी की। काउंट डी क्योर जो था वो एक ना तो है एक रेवोल्यूशनरी था ना एक डेमोक्रेट था, लेकिन जब उसने अपने होम स्टेट की हार देखी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के हाथों, तो उसने कहा यार अब मुझे यूनिफिकेशन के लिए खुद काम करना है। फिर 1859 में फ्रेंच के फ्रांस की मदद से उसने ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हराया। और फिर गैसिपी गैरिबाल्डी की मदद से भी 1861 में 1860 में उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सिसिलीज को कॉन्क्योर किया। और 1861 में विक्टर एमानुएल सेकंड जो है वो इटली के किंग बने। अब हम आते हैं कहाँ पे, देखो जो लाता मतलब वहां पे लोग जो लोग सपोर्ट कर रहे थे किसका, गैरिबाल्डी का, उनको ये तक नहीं पता था। वो वहां पे नारे दे रहे थे लातालिया, लेकिन उनको पता ही नहीं था लातालिया मतलब क्या होता है। और काफियों को तो लगता था कि लातालिया जो है वो विक्टर इमानुएल सेकंड की वाइफ है। यहाँ पे इटली जो है वो यूनिफाई हुआ, क्या हुआ, यूनिफाई हुआ। लेकिन लोग यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे लोगों की वजह से नहीं, यहाँ पे किंग्स ने, यहाँ पे खुद कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, यूनिफाई करने में मदद की। लेकिन यहाँ पे लोगों ने खुद मतलब क्या, लोगों ने यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन दिल से नहीं किया। आई मीन उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इटली को यूनिफाई करने में, लेकिन वहाँ अलग ही सीन था इस टाइम पे वहाँ का। अब हम आते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे, स्ट्रेंज केस क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी आपने पढ़ा ना, हर किसी जगह खून खराबा तो हुआ। यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने हारा, वहाँ पे जर्मनी ने अलग सीन किया, मतलब फ्रांस ने अलग सीन, फ्रांस तो वैसे इसका बादशाह ही है, लेकिन ब्रिटेन का कुछ अलग ही सीन है। 1688 में क्या हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया। क्या ग्लोरियस रेवोल्यूशन, यानी कि पावर सीज की गई यहाँ पे ब्रिटेन में। कंफ्यूज हो रहे हो, कोई यार नहीं, कोई नहीं। वहां पे क्या था, जेम्स सेकंड जो था उसने पावर किसको ट्रांसफर की, विलियम थर्ड को। समझो समझो खुद, वहां पे मोनार्की ने क्या किया, वहां पे मोनार्की जो है उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। क्या किया उन्होंने, एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कहाँ पे, इंग्लैंड में 1688 में। और फिर उनके साथ तो इंग्लैंड और वेल्स पहले से ही साथ से थे, पहले से ही नहीं, शायद 1488 या 1454 के आसपास। बुक में नहीं है, बुक में नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है। 1448 88 की 1454 के आसपास वेल्स इंग्लैंड का पार्ट बना था, ऐसा मुझे याद है। लेकिन अब हम बुक के हिसाब से आते हैं। 1688 के बाद क्या हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब आया, कोई भी नहीं मरा, बस खुद ही इन्होंने क्या किया, पावर को ट्रांसफर किया विदाउट एनी किलिंग्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर ट्रांसफर किया और वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया। और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो साइन किया गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन को साइन किया गया। स्कॉटलैंड जो थे ना, वहाँ पे ज़्यादातर हाईलैंडर्स की मतलब क्या डोमिनेशन थी वहाँ पे, वही बेचारे रह रहे थे। और वो लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, गैलिक। कौन, गैलिक। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इन पे थोड़ा सा वो ना जुल्म किया। चलो हम देखते हैं अभी। हाँ, अब 1707 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन को साइन किया गया। 17 यानी कि अब तीन पार्ट्स आ गए थे, तीन पार्ट्स आ गए थे, कौन कौन सा, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। और ये बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, अभी एक और पार्ट आने वाला है। अब आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट किया गया। क्या किया गया, आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट किया गया। 1798 में क्या हुआ, जो विलियम वुल्फ थे, आई गेस यहाँ पे मुझे नाम नहीं मिल रहा, वुल्फटन, सॉरी, वुल्फटन जो थे, उन्होंने
इंग्लैंड इंग्लिश पीपल के खिलाफ, सॉरी इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया 1798 में। लेकिन सिंपल सी बात है, एक बंदा और उसके कुछ चंद साथी क्या कर सकते थे इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, जब ये सीन वहाँ पे हुआ तो उसके बाद 1801 में सॉरी 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन फिर से साइन किया गया आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। यहाँ पे आयरलैंड के दो पार्ट्स थे, नॉर्दर्न आयरलैंड और सिंपल आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। तो क्या हुआ फिर, यहाँ पे जब ये सारे पार्ट्स मिले किसके साथ, इंग्लैंड के साथ, तो इन्होंने बनाया यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन फिर 1921 में आयरलैंड अलग हुआ, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं। जब आयरलैंड इसका पार्ट बना, फिर कुछ मतलब क्या कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया। पहला क्या, पहला ये कि इन सब की एक कैपिटल होगी, वो है लंदन। इन सब की एक कैपिटल होगी लंदन। इन सब का एक फ्लैग होगा, वो है यूनियन जैक। इन सब का एक एंथम होगा, वो है गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। यानी कि अब इन्होंने इन पे अपना ये ना अपने आइडियाज को थोपा। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ एडेंडम पार्ट तो नहीं, बाकी हम लास्ट के दो पार्ट्स पे आ जाते हैं सिंपली। लेकिन आई विल चेक कि हमारा कुछ एडेंडम पार्ट डेफिनेटली है यार, नहीं तो मिस हो गया था। तो अब हम आते हैं अपने एडेंडम पार्ट पे। हमारे एडेंडम पार्ट पे आते हैं। यानी कि कश्मीर जो है वो 16 मार्च 1846 को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। और ये सब पॉसिबल नहीं हुआ होता विदाउट द एफर्ट्स ऑफ महाराजा रणवीर सिंह और गुलाब सिंह। 1820 में गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू बनाया गया। और 1820 से 1827 तक उन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। 1834 में एक बहुत ही फेमस जनरल जिनका नाम था जनरल जोरावर सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लद्दाख कॉन्क्योर किया, कॉन्क्योर यानी कि उस पर हुकूमत की। और 1841 में बाल्टिस्तान और तिब्बत को फतह किया। देख इनके मतलब महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह की मतलब उनकी स्ट्रैटेजीज के बदौलत और उनकी ये ना मिलिट्री एक्सपेडिशन की बदौलत उन्होंने क्या किया, उन्होंने यासीन, पोनियाल, हुंजा, नगर, चित्राल इन सारे एरियाज पे क्या किया, उन्होंने हुकूमत की। यानी कि इन तक कश्मीर को फैलाया। और वेस्टर्न फ्रंटियर जो है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, वहां तक डोगरा एम्पायर पहुंचा अंडर देयर एक्सपेडिशंस। और इस टाइम पे क्या था, लाइक हर किसी घर से, और लोग भी इतने सपोर्टिव थे कि हर कोई घर अपना एक बेटा देने के लिए तैयार था। अब हम चैप्टर के 5वें पार्ट पे आते हैं। चैप्टर के 5th पार्ट पे आते हैं, यानी कि विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब अब नेशन तो बन गया, लेकिन नेशन को फील भी तो करना है ना। नेशन क्या है, नेशन एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। अगर इसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को किसी कंक्रीट थिंग के साथ, किसी कंक्रीट थिंग से शो किया जाए, उसे हम कहते हैं एलिग्री। क्या, एलिग्री। समझाता हूँ। अगर प्यार और मोहब्बत को समझना होगा तो आप कैसे समझोगे इसको, मतलब ये तो कोई फीलिंग है ना, ये तो थोड़ी ना कोई चीज़ है। हम समझेंगे प्यार और मोहब्बत का एपिटोम, सॉरी, प्यार और मोहब्बत अगर शो करनी होगी तो इसके लिए हम कैस बट यानी कि मजनू और लैला की एग्जाम्पल लेंगे। वैसे ही अगर नेशन को समझना होगा तो फ्रांस में अगर एक नेशन को समझना होगा, हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे, मैरियन की। क्या, मैरियन की। किसकी एग्जाम्पल लेंगे, मैरियन की। हाँ, तो मैरियन जो है ये एक स्टैचू बनाई गई, यानी कि एक फीमेल फिगर बनाई गई जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी नेशन को। हाँ, तो जो ये मैरियन थी, लाइक फ्रांस के हर किसी गली नुक्कड़ में मैरियन के पोस्टर्स, मैरियन की मूर्तियां लगाई गई ताकि लोगों को ये याद दिलाया जाए कि वो किसी नेशन का पार्ट है, यानी कि फ्रांस का। और वो एक रेड कैप लगा के होती थी और एक ट्राई कलर फ्लैग अपने हाथ में लिए होती थी। रेड कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, रेड कैप रिप्रेजेंट कर रहा था ये बीइंग फ्री, और कॉकेड उसके हाथ में था, सेम। और अब ये तो फ्रांस की बात थी। जर्मनी में भी एक फीमेल लेडी को लगाया गया, उसका नाम था जर्मेनिया। क्या, जर्मेनिया। जर्मेनिया भी एक टाइप से क्या थी, मतलब वो वहाँ की फीमेल फिगर थी कोई, जो कि नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब यहाँ पे जर्मनी में सॉरी कुछ चीज़ें थी जो कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी जो कोई सिंबॉलिक मीनिंग थी। लाइक अगर ब्रोकन चेन्स कहीं पे थी, चेन्स टूटी हुई थी, तो उसका मतलब था कि आज़ादी मिली है। अगर कहीं पे ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल होता था, उसका मतलब स्ट्रेंथ। अगर कहीं पे ओक लीव्स का ताज होता था, उसका मतलब हेरोइज्म। सर्ड यानी कि तलवार, इसका मतलब रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच जो थी
वो किसको दिखा रही थी, विलिंगनेस टू मेक पीस। और रेज ऑफ राइजिंग सन, रेज ऑफ राइजिंग सन सिंपल सी बात है, ये दिखा रही थी किसको, द राइज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नए एरा की शुरुआत को दिखा रही थी कौन, यही सूरज की किरणें। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो आ गया है, लेकिन नेशनलिज्म कभी कभार क्या, 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, जब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर था, नेशनलिज्म ने एक गंदा रूप ले लिया। क्या लिया, एक गंदा रूप ले लिया। क्या हुआ था, तो उस टाइम पे जो बाल्कन एरिया था, मतलब नेशनलिज्म ने एक गंदा रूप ले लिया, उसका नाम था इंपीरियलिज्म। क्या, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है, जब नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म क्या था, एक कंट्री का यूनिफाई होना। इंपीरियलिज्म इसका अपोजिट है, या नहीं, पहले मतलब है अपोजिट, लेकिन हम पहले कैसे समझते हैं, इंपीरियलिज्म मतलब क्या है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हुकूमत करे, यानी कि उसको सब्जुगेट करे। 1871 में एक एरिया जो था वो बहुत ही टेंशन्स का सेंटर बन गया, टेंशन्स का सेंटर बन गया, वो था बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन आज का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कौन सी कंट्रीज आती है, रोमेनिया, क्रोएशिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, बॉस्निया एंड हेज़ेगोविना, स्लोवेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, ये सारे कंट्रीज मिलके क्या बनाते हैं, बाल्कन रीजन। क्या, बाल्कन रीजन। और वहाँ के लोगों को कहते हैं स्लाव्स। क्या, स्लाव्स। 1871 में ये बहुत ही टेंशन का एरिया बन गया था, कौन, बाल्कन। क्योंकि ये किसका पार्ट थे अभी तक, ऑटोमन एम्पायर का। अब ये अलग हुए, अब ये क्या चाह रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी थी, कोई फॉरेन रूलर्स आए और हम पे हुकूमत की, लेकिन अब हमें वही इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहिए। यानी अरे यार, तुम तो अभी आज़ाद हुए हो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अब हमें उसका पार्ट भी मिलना चाहिए, इसका पार्ट भी मिलना चाहिए, इसका पार्ट भी मिलना चाहिए। अब ये क्या, सिंपली अब ये बोल रहे हैं कि जो हम पहले थे, आज से 10,000 सॉरी 1,000 साल पहले, 1500 साल पहले, हमें वही बनना है फिर से। अब ये कह रहे हैं। और जो बड़े बड़े नेशनलिस्ट पावर्स थे, उन्होंने इस कंडीशन का फायदा उठाया, और वो भी अब क्या चाह रहे थे कि वो बाल्कन पे कंट्रोल करे, बाल्कन एरिया पे कंट्रोल करे, क्योंकि बाल्कन एरिया जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो जब ज़्यादा टेंशन उठे, जब ज़्यादा टेंशन उठे, क्या ये नेशनलिज्म था, नहीं, ये नेशनलिज्म नहीं, ये इंपीरियलिज्म था। क्योंकि अब जो है, अब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हुकूमत करना चाह रही है, अब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हुकूमत करना चाह रही है, इस फीलिंग को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंपीरियलिज्म। और इतने टेंशन उठे, इतने टेंशन उठे कि इसका रिजल्ट क्या आया, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 इसका एक क्या अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस फिर हमें नजर आया इसी सब का। तो क्या इसका मतलब कि नेशनलिज्म गलत है, नहीं, नेशनलिज्म क्या, नेशनलिज्म कैसे फिर, नेशनलिज्म की एग्जांपल लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो फिर इन्हीं ये ब्रिटिशर जो थे, ये अभी इस टाइम पे क्या बन गए थे, ये बन गए थे इंपीरियलिस्ट्स। और लोग इनके खिलाफ मिल के आवाज उठा रहे थे, यानी कि वो नेशनलिस्ट्स थे और ये इंपीरियलिस्ट्स, यानी कि एंटी इंपीरियलिज्म इक्वल्स नेशनलिज्म। क्या, अगर हम क्या, अगर कोई इंपीरियलिस्ट्स के खिलाफ आवाज उठाए मिलके, तो उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म अपोजिट होता है किसका, इंपीरियलिज्म का। यानी कि इंपीरियलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी होती है और नेशनलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी होती है। और सो बेसिकली दिस वाज द चैप्टर। कोई कंफ्यूजन रहा हो, मुझे डीएम करो इंस्टा पे, या मुझे कमेंट करो या ईमेल करो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे डीएम ही करो इंस्टा पे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इट। और नोट्स इस नंबर पे टेक्स्ट करो, नोट्स मिल जाएंगे। 39 का पैकेज है पूरा, और टाइम भी कम है। मैं अभी लाइक 3 बजे है, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पेन है मुझे। एनीवेज, क्या कर सकते हैं भाई, वी गोना क्रैक द वी गोना हिट द हे। एनीवेज, अब चैप्टर को फिर से देखो अगर कोई डाउट है, या फिर नोट्स ही पढ़ लो, और बस इतना ही चैप्टर। ओके, थैंक यू। और अपने जो कोई भी डियर सेंड होंगे उनको प्लीज़ सेंड करो, क्योंकि उनके काम क्या है, काम का होगा ये। एनीवेज, तो दिस वाज द चैप्टर। ये हमारा पहला चैप्टर क्लियर होता है हिस्ट्री का। कल आएगा आपका दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, थैंक यू, स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग, एंड अल्लाह हाफिज़।